नमस्कार। फेसबुक के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। जैसा हमने तय किया था कि अब जो पुराना सिलसिला था वेडनेसडे, सैटरडे, संडे वो करने की बजाय जब कोई विशेष अवसर आता है, कोई विशेष घटना होती है, उस वक्त हम बातचीत करेंगे। संडे को बातचीत करने का था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते जाते हैं उसकी रोशनी में कुछ करना ज़रूरी होता है। तो आज जिस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कल से अब तक पिछले 24 घंटे में इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर एक बयान दिया जिसके ऊपर खूब बवाल मचा है, खूब उसके ऊपर चर्चा हुई है। उसके बारे में हमें बात करनी है। उसके बाद अखबारों में जो आज खबर आई, जो कुछ बवाल मचा, उसके बाद पीएमओ ने एक विशेष क्लैरिफिकेशन दिया है, उस पर भी चर्चा करना बनता है। और अभी अभी एमईए की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया है, मतलब क्लैरिफिकेशंस की झड़ी लग गई है। तो स्थिति क्या है, इसके बारे में करना है। पूरा देश चिंतित है। बहुत समय बाद एक ऐसी परिस्थिति बनी है जिसको लेके पूरा देश चिंतित है। इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारी समझ होनी चाहिए, इन सवालों को लेके हम चर्चा करेंगे। आज हमारा मुख्य विषय चर्चा का यही रहेगा, भारत चीन बॉर्डर के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और खासतौर पे गलवान वैली के अंदर जो कुछ हुआ, उससे हम क्या क्या समझें और उसमें आगे दिशा क्या है। क्योंकि ऐसी किसी परिस्थिति में हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना तो नहीं हो सकता ना कि सरकार ने ठीक किया कि गलत किया। सरकार की आलोचना करना एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता, हमें समझना है। और ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है। वैसे भी जिस भी विषय पे हम चर्चा करते हैं, हम हमेशा कहते हैं केवल विरोध नहीं, हमें विकल्प देना है। तो इस सवाल पे भी हमें ऐसे सोचना है मानो ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे होती तो हम क्या करते। इतना तो न्यूनतम सोचना चाहिए ना। इस विचार को मन में रखते हुए हम आज बातचीत करेंगे। जो कुछ हमारे पास सूचना है वो आपके सामने रखेंगे और कुछ समझाने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है, ये चीज़ें हेडलाइन में आ जाती हैं। चीन ने वहाँ पे अतिक्रमण किया, कहाँ किया, कैसे किया, कौन सी जगह है, ये चक्कर क्या है। फिर हम बैठे हुए ये भी सोचते हैं, यार अच्छा बताओ, चीन और इंडिया दोनों एटम बम वाली फोर्सेस हैं और इनके सैनिक एक दूसरे से गुत्थम गुत्था क्यों हो रहे हैं, डंडे क्यों चला रहे हैं, पत्थर क्यों चला रहे हैं, हो क्या रहा है, समझ नहीं आता ना। तो मेरे को लगा कि इस बात को पहले हम आराम से समझें कि क्या स्थिति है, क्या हुआ, और फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करें कि क्या सही है, क्या गलत है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात, भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए। निगाह हमारी भविष्य पे रहेगी, निगाह हमारी विकल्प पे रहेगी। क्योंकि केवल और केवल आलोचना और विरोध हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा। और खास तौर पे ऐसे प्रश्न पे जो कि राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है, जिसके बारे में हम सबको बहुत सोच के बात करनी चाहिए। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, विरोध करते करते एक मनस्थिति बन जाती है कि आहा मजा आ गया, ये ऑपोजिशन पार्टी को पटक दिया। अरे ऑपोजिशन पार्टी को नहीं भाई, इस वक्त देश की बात हो रही है, हमें राष्ट्रीय हित में सोचना है। किसी को पटकनी, कोई पार्टी को क्या फायदा होता है, नुकसान होता है, किसी लीडर की इमेज ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ये छोटी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के हिसाब से क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और हमारा फोकस उसी पे रहेगा। हमेशा की तरह थोड़ा सा जो कोविड-19 का आंकड़े हैं वो आपको बता देता हूं। ज़्यादा समय आज इस पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि आज हमारा मुख्य उद्देश्य वो नहीं है। इसके बारे में भी चर्चा करना बनता है क्योंकि वहां भी स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। पिछली बार आपको याद होगा, पिछले इतवार को हमने बहुत अच्छी चर्चा की थी प्रोफेसर गौतम मेनन के साथ। आप में से जो साथी देख नहीं पाए हो, वापस जाइएगा, यूट्यूब पे हमने उस चर्चा का लिंक डाला हुआ है। प्रोफेसर गौतम मेनन जो कि मैथमेटिशियन भी हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, सब कुछ हैं, और जो बीमारियों की मॉडलिंग कर रहे हैं, उनके साथ बात हमने की थी, गंभीर बातचीत की थी। और उसमें उन्होंने इशारा किया था कि अब लगभग स्पष्ट है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने जा रहा है कोविड-19 के शिकार, इन्फेक्शन जिन लोगों को हुआ है उसकी दृष्टि से।
और लगभग वही बात पिछले एक सप्ताह में होती जा रही है। आज हमने केसेस देखे, आज सरकार के हिसाब से अभी जो मैं हिंदू की टीम का आंकड़े दिया करता था वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी वो आधी रात तक आएंगे। लेकिन आज केसेस हो गए हैं 3,95,900, लगभग 4 लाख की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते जब बात की थी तब हम लगभग 3 लाख के करीब थे, 3,20,000 के करीब थे। और अब प्रतिदिन कोई 15,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। पिछले 2 दिन से लगातार 14,000 का आंकड़ा बढ़ चुका है। तो प्रतिदिन 14,000 से ज्यादा केसेस हो रहे हैं, जो कि आइडेंटिफाइड केसेस हैं कोविड पॉजिटिव के। देश भर में बढ़ते जा रहे हैं मामले। और हम दिल्ली के अंदर स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही है। दिल्ली में आंकड़ा 50,000 को क्रॉस कर गया है। दुर्भाग्यवश खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जी, जो कभी हमारे सहयोगी भी रहे हैं, वो खुद इसके शिकार हुए हैं। उनको किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा है। तो उनको शुभकामनाएं सबकी तरफ से, दिल्ली के साथियों की तरफ से, हम सब की तरफ से भी, कि जल्दी से स्वस्थ हों, वापस आएं। दिल्ली की एमएलए और हमारी पुरानी सहयोगी और एक बहुत शानदार राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता आतिशी, वो भी इसकी शिकार हुई हैं। उनको भी शुभकामनाएं कि बाहर आए, समाज की सेवा का जो काम वो करती हैं उसको और अच्छे से कर सकें। आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक आदेश आया है, आज नहीं कल आया है, आज उस पर चर्चा हुई है। और आदेश ये है कि दिल्ली में जिस भी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया उसे सरकारी क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। मैं हैरान हूं इस आदेश से, क्योंकि इस आदेश से दो नुकसान होंगे। कहने को आज एलजी साहब ने आदेश ये किया है कि सारे लोग जो होम क्वारंटाइन कर रहे हैं वो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिससे बीमारी और बढ़ रही है। लेकिन शायद इस आदेश देते वक्त उन्होंने खुद ख्याल नहीं किया कि स्थिति क्या है। इसके बारे में उन्होंने उस वक्त ध्यान नहीं किया कि स्थिति क्या है। अब मुझे अभी अभी बताया गया, जो मैं पूछ रहा था, कि ये ऑर्डर वापस ले लिया गया है। लिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑर्डर सही नहीं था। इससे नुकसान होना था इस ऑर्डर से, क्योंकि इसका मतलब ये होता कि लोग डरने लग जाते कि भाई सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा, इसका मतलब टेस्ट ही मत करवाओ, दिखाओ मत, छुपाना शुरू कर देते। और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा फिलहाल बहुत बुरी अवस्था में पहुंच चुकी है। दावे तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन सच ये है कि दिल्ली में भी और कई और राज्यों में भी तैयारी जिस वक्त की जानी चाहिए के वक्त, उस वक्त तैयारी की नहीं गई थी, और इस वक्त चरमरा रही है स्थिति। तो ऐसे में अगर और बोझ उसके ऊपर पड़ जाता तो बहुत बुरा होता। अच्छा हुआ है कि आदेश विड्रॉ हुआ। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक दो बहुत अच्छे आदेश दिए थे दिल्ली सरकार के विरुद्ध, जब उन्होंने कहा था कि केवल दिल्ली के नहीं पूरे देश भर के पेशेंट्स को यहाँ ट्रीट किया जाएगा। उस आदेश का हमने समर्थन किया था। लेकिन इस सवाल पे हमने दिल्ली सरकार का समर्थन किया था कि नहीं, ये आदेश नहीं होना चाहिए। लोगों को गवर्नमेंट क्वारंटाइन में डालने से स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो खैर ये तो मामला था केसेस का। मैं आपको बता दूं कि डेथ्स अब 12,958, 12,958 डेथ्स, अप्रॉक्सीमेटली 13,000। जैसा हर बार मैं याद दिलाता हूं, फिर आपको याद दिलाऊं, डेथ्स की संख्या अभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हमारे यहाँ बहुत कम है। कारण इसका जो भी हो, इस वक्त हम लकी हैं, स्थिति उतनी खराब नहीं है डेथ्स की टर्म्स में, लेकिन केसेस बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और जिस गति से बढ़ रहे हैं उसमें ये आशंका है, अभी हम आशंका कह सकते हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि आशंका सच नहीं होगी, कि ये केसेस बढ़ के धीरे धीरे हम दुनिया के नंबर 1 तक भी पहुंच सकते हैं। फिलहाल हम नंबर 4 पे चल रहे हैं, क्योंकि यूएस नंबर 1 पे है, 20 लाख से ज्यादा केसेस वहां हो चुके हैं। उसके पीछे ब्राजील और रशिया चल रहे हैं, वहां भी तेजी से केसेस। लेकिन इन सब में अब पीक हो गई है, और अभी हम पीक से बहुत दूर हैं। सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि लगभग 2 महीना हमें लग सकते हैं। खैर, आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपके साथ कोरोना पे और पॉजिटिव केसेस पे बहुत चर्चा करूं, लेकिन चूंकि हमने नियम बना रखा है कि हर फेसबुक लाइव में इसका हम जिक्र जरूर करते हैं, तो इसलिए मैंने जिक्र किया। आज की बातचीत का मुख्य उद्देश्य है भारत चीन बॉर्डर पे जो हो रहा है उसके बारे में एक समझ बनाना, उसके पूरे फैक्ट्स को समझना, और हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। कई साथियों ने कहा कि इस पे बोलिए, ताकि हम समझ सकें कि हम अपनी दृष्टि कैसे बनाएं, क्योंकि आमतौर पे दो में से किसी एक चीज के हम शिकार हो जाते हैं इस मामले पे सोचते समय। एक तो कई बार एक राष्ट्रवाद जो बिल्कुल एक अंध राष्ट्रवाद का शक्ल ले लेता है। बस
मार दो, सामने वाले को ये कर दो, वो कर दो, जिंगोइज्म जिसको कहा जाता है कि बस मेरा देश, अब हम सबसे बेहतर, सबसे ठीक, और इसका तरीका ये है कि हम दूसरों के ऊपर डोमिनेट करें, दूसरों के ऊपर चढ़ जाएं, जो मर्जी कर लें। इस तरह का जिंगोइज्म होता है जो एक स्वस्थ राष्ट्रवाद नहीं है, वो अस्वस्थ राष्ट्रवाद है। लेकिन दूसरी तरफ उल्टी किस्म की प्रॉब्लम भी होती है, और वो क्या है, जब ऐसा कोई स्थिति आती है तो इसमें कई बार एक खास किस्म का पैसिफिज्म, अहिंसावाद, अहिंसावाद अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कई बार वो अहिंसक राष्ट्रवाद, अहिंसक आदर्शवाद एक ऐसी परिस्थिति में बदल जाता है जब हम सुरक्षा के खतरों को देख ही नहीं पाते हैं। हम गांधी जी को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, शांति हमारा आदर्श है, लेकिन शांति का आदर्श वो नहीं हो सकता जहां कि हम इसके खतरे को पहचान ही ना पाए। तो इसलिए इन दोनों किस्म के एक्सट्रीम से, एक जिसको जिंगोइज्म बोला जाता है, और दूसरा जिसको एक आइडियलिज्म, लेकिन ऐसा आइडियलिज्म जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के प्रति आगाह नहीं है, वो में फंस सकते हैं। इन दोनों से हमें बचना है। अब मैंने वैसे कल एक लेख भी लिखा था राम मनोहर लोहिया पे, उसका जिक्र जरूर कर दूं, क्योंकि राम मनोहर लोहिया वो पहले शख्स थे आजाद भारत में जिसने चीन से खतरे के प्रति पूरे देश को आगाह किया था। 1949 में, 1949 में राम मनोहर लोहिया ने पहली बार लिखा था कि ये मत समझिए कि हिमालय आपका संतरी है, कि हिमालय आपको बचाएगा, दरअसल आपको सबसे बड़ा से आएगा। और चीन, जिसके बारे में उस वक्त काफी लोग काफी सम्मोहित भी थे चीन से, उस वक्त राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि नहीं, सावधान रहिए, खतरा उधर से आएगा। फिर उसके बाद जब चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, तब राम मनोहर लोहिया ने देश को आगाह किया कि अब अगला नंबर भारत का आएगा। इस मूड में थे कि नहीं, चीन से हमें कोई पंगा नहीं लेना, चीन अंततः हमारा मित्र देश है, हमारे को उसके साथ बना के रखनी है। नेहरू जी की यह समझ थी, और राम मनोहर लोहिया ने पूरा 50s के डेकेड में बार बार चेताया, कहा कि नहीं, आप गलती कर रहे हैं चीन का असेसमेंट करने में, चीन एग्रेसर होगा, चीन आपकी जमीन हड़प सकता है, आपको इसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। और उस वक्त नेहरू के जो विदेश मंत्री थे, कृष्ण अय्यर, कृष्ण मेनन, माफ कीजिएगा, उनके बारे में लोहिया ने जब चेताया, कहा कि नहीं, ये आपको मदद नहीं करेंगे, इनका गलत असेसमेंट है। और अंततः वो बात सही निकली। जब 1962 के अंदर चीन की तरफ से आक्रमण हुआ भारत के काफ़ी क्षेत्रों में, जिसे आजकल हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उन दिनों नेफा कहा जाता था, लगभग पूरे के ऊपर चीन ने आके कब्जा कर लिया था। तो उस वक्त राम मनोहर लोहिया की बात सही निकली थी। मैंने राम मनोहर लोहिया का इसलिए जिक्र किया कि मुझे लगा कि राम मनोहर लोहिया हमें एक सही फ्रेम देते हैं। न तो ऐसा राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, जो कि पड़ोसी के हिस्से को, जमीन को, उसकी इज्जत को हड़पने पे का तैयार हो, न ही उस किस्म का अहिंसावाद जो कि हमारे ऊपर हो रहे हमले को देख ही न सके, उसके बारे में कुछ करने की स्थिति में न रहे। राम मनोहर लोहिया ने हमें अपनी सीमाओं के प्रति, अपने एक जो पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर्स है उसके प्रति सचेत होना सिखाया, और मैं समझता हूं कि उससे सीख के हम काफी आगे अपनी दृष्टि बना सकते हैं। कभी समय मिले तो आप पढ़िएगा, मैंने लेख लिखा था, क्योंकि लोहिया ने कहा था कि यदि हमें चीन से प्रति खतरे के लिए सतर्क रहना है तो सिर्फ चीन के बॉर्डर पे काम नहीं करना होगा, आपको तिब्बत के बारे में नीति बनानी होगी, आपको नेपाल के बारे में नीति बनानी होगी, सिक्किम उन दिनों भारत का हिस्सा नहीं था, तो उन्होंने कहा सिक्किम के बारे में, भूटान के बारे में नीति बनानी होगी। और यही नहीं, उन्होंने कहा था जो पूरा हिमालय वाला भारत है, भारत चाहे कश्मीर से लेके नागालैंड तक, इस पूरे इलाके में भारत सरकार को अपनी अलग तरह की आर्थिक नीति बनानी होगी ताकि बेहतर नेशनल इंटीग्रेशन हो सके। ये होती है सोच नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसके बारे में पढ़ें। खैर, अब आते हैं आज की बात पे। ये बार बार आप सुनते होंगे, शुरू में कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कई चीजें हम सुनते हैं और हमारे मन में आती है बात कि अच्छा ये क्या चीज है, LAC, LOC क्या है, भारत चीन बॉर्डर क्या है, इसके बारे में हम बॉर्डर शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, लाइन ऑफ कंट्रोल भी हम क्यों नहीं कहते, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्यों कहते हैं, सब बातें होंगी ना। मैं साधारण बात आपको स्पष्ट कर दूं, भारत और चीन का बहुत लंबा बॉर्डर है,
लेकिन सबसे उसमें दिक्कत की बात यह है कि ज्यादातर बॉर्डर अनडिफाइंड है। अन यानी कि कागज पे भी डिफाइंड नहीं है और जमीन पे भी डिफाइंड नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का भी विवाद है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में कम से कम कागज पे दोनों देशों ने बिल्कुल स्पष्ट दिखा रखा है कि भाई मेरी बाउंड्री यहां है, पाकिस्तान कहता है नहीं मेरी बाउंड्री वहां है। और दोनों की फौज जहां बीच में आके रुकी हुई है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जो कि बिल्कुल कायदे से नक्शे में ड्रॉन है, जमीन पे ड्रॉन है, बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई जमीन का ये टुकड़ा भारत वाले हिस्से में है और ये टुकड़ा उनके हिस्से में है, पाकिस्तान हिस्से में, मतलब वहां उनकी फौज काबिज है या हमारी फौज काबिज है। ये चीज नक्शे में भी क्लियरली ड्रॉन है, जमीन पे भी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग है। तो आप उससे 4 कदम आगे आए, बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने एलओसी का उल्लंघन किया। चीन के मामले में यह स्पष्ट नहीं है और सारी समस्या यहीं से है। चीन और भारत का बॉर्डर क्या है उसके बारे में शुरू से विवाद है, 1950 से विवाद है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में विवाद था और उसी को लेकर 1962 की लड़ाई भी हुई थी। तो उस विवाद का अभी तक समाधान ना होने का नतीजा ये है कि अभी भी चीन और भारत का बॉर्डर जो है वो कहीं भी कागज पर भी ड्रॉन नहीं है। अब आप सोचते होगे भाई कागज पे तो हम देखते हैं, हमेशा हम देखते हैं हमारे देश का वर्षन, है ना। जब भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का हम देखते हैं तो कश्मीर वाले हिस्से को छोड़ के दोनों में भारत और पाकिस्तान दोनों कहते हैं कि भाई बॉर्डर ये है। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर हम देखते हैं, नेपाल से बॉर्डर देखते हैं तो नेपाल भी कहता है यही बॉर्डर है, हम भी कहते हैं ये। आजकल एक छोटा सा झगड़ा है, उसको छोड़ के नहीं है। चीन के बारे में जो हम देखते हैं वो हमारा नक्शा है, चीन का अपना नक्शा बहुत अलग है, जिसके अंदर वो बहुत बड़े हिस्से को क्लेम करता है। आज भी चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना दावा ठोक के बैठा हुआ है। तो बॉर्डर्स कागज पर भी ड्रॉन नहीं है। कागज पर ड्रॉन नहीं है तो रियलिटी में कैसे होंगे? मगर एक चीज तो एटलीस्ट हो सकती थी कि जो एक्चुअल कंट्रोल है उसको डिफाइन कर लिया जाए कि भाई ठीक है, बॉर्डर का सेटलमेंट बाद में हो जाएगा, मगर यहां तक तुम्हारी फौज खड़ी है, वहां तक हमारी फौज खड़ी है, इसकी लाइन ड्रॉ कर लो। दिक्कत यह है कि चीन के साथ ये भी तय नहीं है, ये भी आज तक कहीं नक्शे पे लिखित नहीं है कि भाई यहां तक हमारी फौज है, यहां तक आपकी फौज है। तो फिर आप सोचते हैं कि होता कैसे होगा? इसका मतलब तो रोज झगड़ा होता होगा। एक साइड कहेगी कि मेरा हिस्सा ही है, दूसरी साइड कहेगी मेरा हिस्सा ही है। अब उसमें बचत इस बात से हो जाती है कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो ज्यादातर जगहों पे बिल्कुल प्लेन बॉर्डर है, लेकिन भारत और चीन का जो बॉर्डर है वो ज्यादातर जगह इतना दुर्गम इलाका है कि वहां तो कोई रहता नहीं है, कोई वहां जाता नहीं है, तो ना वहां कोई गांव है ना वहां लोग रहते हैं, बस गडरिए लोग चराने जाते हैं, कुछ बीच बीच में इस तरह की चीज होती है। तो और वो इलाका ऐसा है जो हिमालय की ठंड की वजह से कई महीनों तक तो इनएक्सेसिबल रहता है। तो सिर्फ गर्मी के महीनों में वहां लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, वहां उसके बारे में डिस्प्यूट, इसीलिए गर्मी के महीनों में ही सारे के सारे डिस्प्यूट होते हैं, क्योंकि वही समय है जबकि दोनों फौज सामने आ सकती है। यही इस बार हुआ। एलएसी अनडिफाइंड है और हर बार गर्मी के मौसम में ऐसा जरूर होता है कि भारत और चीन की फौज एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, आमने सामने आ जाती हैं, एक आधी बार गुत्थम गुत्था भी हो जाते हैं कभी 1-2 साल के अंदर। लेकिन 1975 के बाद से अब तक चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हुए तो एक बार भी गोली नहीं चली है, एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है, किसी की मौत नहीं हुई थी। ये कैसे एग्रीमेंट था? चीन और इंडिया ने मिलकर कई एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ साइन किए। 1993 से शुरू हुए थे, 5 एग्रीमेंट साइन हुए, जिसके अंदर एटलीस्ट ये किया कि चलो जब हमारी पेट्रोलिंग की टीम एक दूसरे के आमने सामने आएगी तो हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात लिख के एग्री हुई। हम गोली नहीं चलाएंगे, ये बात एग्री हुई। और ये कि अगर आमना सामना हो जाए तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इस सब चीजों के कुछ एग्रीमेंट बन गए। बॉर्डर तो तय नहीं हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी तय नहीं हुई, लेकिन कम से कम ये हो गया कि चलिए एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई मारने की कोशिश नहीं करेंगे। और इस समझ के आधार पे हमारा बॉर्डर पिछले इतने समय से 62 की वॉर के बाद से मोटे तौर पे हमारा बॉर्डर इस समझ से चल रहा है। ये समझ बीच बीच में टूटती है, हर दूसरे तीसरे साल बाद कोई छोटी मोटी जगह पे, किसी स्थानीय जगह पे, जैसे डोकलाम का आपको याद है ना, 3 साल पहले हुआ था, डोकलाम में भी ये हुआ था। हालांकि डोकलाम का इलाका भारत चीन के बॉर्डर पे नहीं है, वो चीन और भूटान के बॉर्डर पे है, जहां भारत बहुत नजदीक है। वहां पे ऐसा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कन्फ्रंटेशन भी हुआ था,
लेकिन अंततः वो मामला सुलझ गया था। अब इस साल क्या हुआ, मैं आपको सिंपल फैक्ट्स पहले बता दूं, क्योंकि वो फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। सारी बहस हो जाती है, सारे तमाम किस्म के हमारे इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं, मैं ये कहता हूं, तुम ये कहते हो, सब हो जाता है, लेकिन सिंपल फैक्ट हमें समझ नहीं आते। मार्च अप्रैल के महीने में वहां बर्फ गलनी शुरू होती है, और सारी एक्टिविटी जो है वहां पे वो अप्रैल के महीने से लेके कोई सितंबर अक्टूबर तक होती है, क्योंकि उसके बाद फिर वहां बर्फ गिर जाती है। इस साल क्या हुआ, इस साल 19 अप्रैल को, अप्रैल याद रखिए, 19 अप्रैल को जब देश में लॉकडाउन वगैरह चल रहे थे, ज्यादा हमारा फोकस नहीं था, उस वक्त पहली बार भारत की इंटेलिजेंस सोर्सेज ने, मिलिट्री के जो इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने आर्मी को अलर्ट किया कि इस बार चीन कुछ गड़बड़ काम कर रहा है। एक नहीं, नीचे चुनार से लेके डेप्सांग तक, ये मैं बता दूं सारा का सारा डिस्प्यूट कहाँ है। भारत और चीन का जो बॉर्डर है मोटे तौर पे 3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक तो वो बॉर्डर है जो कि नॉर्थ ईस्ट से जुड़ता है, जो सिक्किम में आके खत्म होता है। दूसरा बॉर्डर का हिस्सा वो है जो कि उत्तराखंड से जुड़ता है, और तीसरा बॉर्डर का हिस्सा ये है जो कि लद्दाख से जुड़ता है। और इस वक्त ज्यादातर जो एक्शन है वो लद्दाख वाले में है, तो मैं इसीलिए उस पर फोकस करूंगा। 19 अप्रैल को भारत के पास पहली बार खबर आती है कि चीन कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। चीन इतना मोबिलाइज कर रहा है अपनी तरफ, हमारी तरफ नहीं आया है, लेकिन इतने आर्मी वगैरह को मोबिलाइज कर रहा है जो बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब ऐसे इनपुट्स कई बार आते हैं, और हो सकता है कई बार ये समझने में भूल भी हो जाती है, कई बार लगता है कि नहीं ये बहुत नॉर्मल एक्टिविटी है, मगर ये उन इनपुट याद रखिए 19 अप्रैल को आ चुके थे कि कुछ गड़बड़ चीन की तरफ से हो रही है। उसे इग्नोर कर दिया गया। किसने इग्नोर किया, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए देश में, जैसे कारगिल के बारे में चर्चा हुई थी। कारगिल में यही हुआ था ना, पहले हमें पता ही नहीं लगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, जब हो गया उसके बाद हमें पता लगना शुरू हुआ। यही कुछ मामला यहां हुआ है। 19 अप्रैल को सूचना आ गई थी कि चुमार से लेके डेप्सोंग तक, चुमार नीचे की तरफ पड़ता है, डेप्सोंग ऊपर की तरफ पड़ता है, इस पूरे लद्दाख वाले बॉर्डर में, और ये थोड़ा इलाका नहीं है, ये कोई 1000 किलोमीटर के करीब का है, इस पूरे इलाके में जगह जगह पे चीन ने अपने फौज को मोबिलाइज कर दिया बॉर्डर के अपनी तरफ। कुछ नहीं हुआ। 5 मई को पहली बार चीन की तरफ से एक्शन शुरू हुआ, और ये सब चीजें बिल्कुल रीजनेबली वेल नोन है। मैं आपके सामने ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा जो कि जिसके बारे में ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञ सहमत नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे रक्षा विशेषज्ञों को कैसे पता लग जाता है, उसके 2 कारण हैं। एक तो रक्षा विशेषज्ञ ज्यादातर ये हैं जो कि आर्मी से खुद टच में रहते हैं, जिनको पता रहता है। दूसरा, इस आजकल सैटेलाइट से बहुत इमेजेस आते हैं, तो ये लोग सैटेलाइट से कंट्रोल करते हैं, और जैसे अखबारों के पास सोर्सेज होते हैं, इनके पास भी सोर्सेज होते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो दुनिया भर में रिपोर्ट हो रही हैं, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट है। जिन लोगों का भारत चीन विवाद से ताल्लुक नहीं है वो सब लोग भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। 5 मई को पहली बार 2 जगह पे, 3 जगह पे चीन की तरफ से अतिक्रमण होता है गलवान वैली में। ये गलवान वैली कहाँ है, जो भारत और चीन का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के बीच के करीब ये गलवान वैली पड़ती है। बहुत बहुत रफ सा आपको मैप दिखा रहा हूं, आप ज्यादा एक्यूरेसी की इसमें चिंता मत कीजिएगा, और ये डायरेक्ट क्योंकि इमेज आपके पास इन्वर्टेड आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, ये सिर्फ ये लद्दाख वाला हिस्सा है भारत चीन का, और ये रफली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो हम समझते हैं, चीन इस पे एग्री नहीं करेगा लेकिन हम जो समझते हैं वो है। और गलवान वैली यहाँ है, बीच में कहीं है, ऊपर की तरफ नहीं है, नॉर्थ में, साउथ में नहीं है। और जो सारा डिस्प्यूट है ये 1 2 3 इन जगहों के ऊपर ज्यादा है इस वक्त। तो गलवान वैली बीच में है। गलवान वैली का महत्व क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 20-25 ऐसे इलाके हैं जहां भारत और चीन एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन गलवान वैली का उसमें नाम कभी नहीं था। गलवान वैली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो हिस्सा है जिसके बारे में चीन ने आज तक कभी दावा भी नहीं किया। आज चीन झूठ बोल रहा है, एक नया स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, लेकिन सच बात यह है कि चीन ने गलवान वैली पे अपना दावा भी कभी पेश नहीं किया। और हकीकत यह है कि इस गलवान वैली का नाम भी नहीं है चीन वालों के पास। ये गलवान वैली एक
एक गुलाम रसूख गलवान कोई थे, उनके नाम पे रखी गई है। ये भारतीय इलाके से थे और उस व्यक्ति के अभी पोते पड़पोते तो अभी भी देश में हैं, बात कर रहे हैं। तो मतलब चीन का इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये इलाका है जहां चीन की फौज पेट्रोलिंग करने भी नहीं आती थी। तो ये जो दोनों तरफ की अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि भाई ये इलाके में ठीक है, यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ तुम्हारा काम है। कुछ इलाके हैं जहां भारतीय फौज कहती है कि हाँ यहाँ हमारा काम नहीं है। कुछ है जिसमें दोनों का डिस्प्यूट है। गलवान वैली डिस्प्यूटेड भी नहीं थी, ये बात याद रखिएगा। अब 5 मई को चीन पहली बार, चीन की फौज चुपचाप से वहां उतर जाती है। अब आप पूछेंगे कि भारत की फौज वहां उन्हें रोकती क्यों नहीं है? उसका कारण फौज का दोष नहीं है। ये इलाका ऐसा है जहां आप सारा वक्त वहां बॉर्डर पे खड़े नहीं होते। इसलिए हम में से किसी ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर देखा हो तो आप उसकी इमेज अपने मन में मत रखिएगा। ये वो बॉर्डर नहीं है जहां कांटे का बॉर्डर कांटे की तार लगी हुई है, इधर भी फौजी खड़े हैं उधर भी फौजी खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। किलोमीटर तक वहां का ऐसा है जहां कुछ हो नहीं सकता। तो 5 मई को चीन ने अपने हजारों सैनिक, कितने हजार हम नहीं जानते, एक असेसमेंट है 5-7 हजार, कहीं 10,000, कम से कम सैकड़ों लोग ने और कितने इलाके तक गए, इसके ऊपर वो अंदर गए। 5 किलोमीटर तक हॉट स्प्रिंग इलाका है, 2 किलोमीटर अंदर आ गए। दुर्गम इलाका है, 3 से 5 किलोमीटर उतनी बड़ी बात नहीं जितना इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में आप 3 किलोमीटर अंदर आ जाए। 3 से 5 किलोमीटर हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में चीन की फौज अंदर आ गई। गलवान वैली में 5 किलोमीटर अंदर आ गई, और एक जो इंपॉर्टेंट जंक्शन है रिवर्स का, वहां तक पहुंच गई, जो एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। चीन की फौज वहां पे आ गई, और ये बात अगले 3-4 दिनों में भारत के अखबारों में रिपोर्ट होनी शुरू हो गई। जब 19 अप्रैल को हुआ था तब रिपोर्टिंग शुरू नहीं हुई थी। 5 मई को कुछ हुआ था, इसकी खबर 7-8 मई तक देश के अखबारों में आनी शुरू हो गई। अगला मामला हुआ 9 मई को। 9 मई को सिक्किम में, अब ये लद्दाख की बात नहीं है, उससे 2000 किलोमीटर दूर सिक्किम में नाकोला करके एक जगह है जहां की बॉर्डर डिफाइंड है इंडिया चाइना का। वहां पे चीन की फौज आगे आ गई, कोई 2 किलोमीटर अंदर की तरफ आ गई, फिर भारतीय फौज ने उसको रोका। 17-18 मई को तीसरा बड़ा इंकर्शन हुआ। ये पेंगोंग लेक इलाका है, लद्दाख के अंदर ही है, जहां एक बहुत बड़ी लेक है। पेंगोंग लेक बहुत बड़ी लेक है, कोई 125 किलोमीटर लंबी लेक है। उस लेक का कुछ इलाका भारत के पास है, कुछ इलाका चीन के पास है, और वहां 8 एक तरह से पहाड़ हैं जो कि लेक के अंदर तक जाते हैं, और भारत का दावा था कि 8वें पहाड़ तक हमारा हक है। चीन पहले कहता था कि नहीं, आप दूसरे पहाड़ से आगे तक आपका दावा नहीं है। ये सब डिस्प्यूट हुआ करता था। अब 17-18 मई को क्या किया, चीन उसके चौथे पहाड़ तक आ गया, और भारतीय फौज को जहां तक पेट्रोलिंग करने पहले दिया जाता था वहां भी रोक लिया। यानी कि चीन की फौज लगभग 8 किलोमीटर अंदर आ गई जहां पहले थी उससे। और जून के पहले हफ्ते में डेप्सांग करके जो जगह है वहां पर भी चीन किसी एक आधी जगह झगड़ा हो जाता था, कोई 2 किलोमीटर आगे आ गया, फिर बाद में जाते, लेकिन ये अभूत। और पूरे मई में सारे फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट, सारे स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, बार 3 लोगों का, कर्नल अजय शुक्ला जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, बार बार वो लिखते रहे कि भाई चीन की फौज बैठी हुई है, आपको पता है, आप कुछ तो कीजिए इसके बारे में। लेफ्टिनेंट देश को अलर्ट किया, और सुशांत ने बार बार इसके बारे में लिखा, कई और लोगों ने भी लिखा है, नाम नहीं ले पा रहा हूं। पूरे मई के महीने में अब देश के अखबारों में छप रहा हुआ है कि चीन एरिया पे बैठा है कि 60 किलोमीटर एरिया पे बैठा हुआ है।
ये बात स्पष्ट थी कि चीन भारत की कुछ जमीन पे, जिस पे अब तक भारत की फौज पेट्रोलिंग किया करती थी, अपना इलाका मानते थे, उस पे चीन आ चुका है। और सिर्फ आया नहीं है, आके बैठ चुका है, यानी कि तसल्ली से। सिर्फ पहले क्या होता था, फौज वहां पेट्रोलिंग करने आती थी, अपना दावासा करके घूम घाम के चली जाती थी। इस बार वो घूमने नहीं आए थे। इस बार वो टैंक लेके, बंकर लेके, विशेष व्हीकल उनके पास थे, उन व्हीकल्स को लेके, यानी कि वो कब्जा करने की नीयत से आए थे। इसमें कोई तो जून का पहला हफ्ता आते आते तक दो तीन बातें बिल्कुल की वजह से जी आ, उम्मीद है आप लोग गए नहीं होंगे, कनेक्टिविटी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया था। हम बातचीत को जारी रखेंगे। इस बीच कुछ साथी चले गए, आपसे अनुरोध होगा कि आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ये टेक्नोलॉजी है, हम लोग भी सीख रहे हैं, आप भी हमारे साथ सीख रहे होंगे। तो मैं कह रहा था कि जून के पहले सप्ताह तक ये तय हो चुका था, सिर्फ एक आधी लोकल जगह नहीं, योजनाबद्ध चीन कंट्रोल को बदल रहा है, बदल रहा है, तो और कब, और ये छोटी मोटी जगह नहीं है, कोई एक जगह नहीं है, एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, प्लान करके चीन वो भारत के एक्चुअल धकेल के भारत की तरफ करेगा, यानी कि कुछ हिस्से पर कब्जा कर लेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, बार बार लिखा जा रहा था। सरकार इसको मानने को तैयार नहीं थी। सरकार ऑफिशियली कह रही थी नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कहीं पे कुछ नहीं है। और बार बार विशेषज्ञ और बाकी सब लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, कहीं पे तो कुछ है, समस्या तो है। इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री से पूछा गया, प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप थे। ये 5 मई से लेके सवा महीने तक, 1 महीना 10 दिन तक प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप थे, एक शब्द नहीं बोला। शायद सही भी था, ऐसे डेलिकेट मामले पे नहीं बोले। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया चीन आ गया है, चीन ने कब्जा किया हुआ है, ये इंटरव्यू था नेटवर्क 18 के साथ। तो उस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, ये कोई 2 हफ्ते पहले की बात है, अब इन घटनाक्रम से बहुत पहले की बात है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा नहीं, चीन ऐसी जगह आया है जिसे वो समझते, कट होती गई स्थिति, पहले से ज्यादा और खराब होती गई। माफ कीजिएगा, मैं अपनी जगह बदल रहा हूं, शायद इससे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ये देखिए, टेक्नोलॉजी के कमाल हैं, हमें इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जी, अब यहाँ मेरे ख्याल में कनेक्शन ठीक रहेगा, तो हम इसके बारे में कर सकते हैं। तो जो स्थिति बनी थी जून के पहले सप्ताह तक, जून के पहले सप्ताह तक ये सब हो चुका था, भारत सरकार कोई पोजीशन नहीं ले पाई थी। उसके बाद ये घटनाक्रम होता है जिस घटनाक्रम की हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो घटनाक्रम है 15 जून का, इस घटनाक्रम में अचानक हमें पता लगता है, तो देश को पहली बार एक तरह से 15 जून के घटनाक्रम से इस सारी बात के बारे में पता लगता है। थैंक यू। 15 जून की शाम को ये घटनाक्रम होता है गैल्वन वैली के अंदर। 16 तारीख की दोपहर के बाद हमें इसके बारे में पता लगना शुरू होता है। क्या हुआ? 16 तारीख को भारत की फौज की तरफ से पहला स्टेटमेंट आता है, जबकि ये सारे रक्षा विशेषज्ञ और ये सब भी 16 तारीख सुबह से अलर्ट करना शुरू कर रहे हैं कि कुछ हुआ है। भारत फौज 16 तारीख को क्या कहती है कि हाँ, ऐसा एक कन्फ्रंटेशन हुआ है जिसके अंदर हमारे तीन लोग शहीद हुए हैं, कर्नल बाबू और 2 लोग अन्य। इसका शुरू में पता लगता है। शाम होते होते तक तमाम डिफेंस एनालिस्ट और ये सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, मामला सिर्फ 3 का नहीं है, ज़्यादा बड़ा मामला है। तो शाम तक फौज का स्टेटमेंट आता है कि 3 नहीं, ये संख्या 20 है। ज़्यादातर बिहार रेजिमेंट के हैं, इसके अंदर पंजाब के भी कई लोग शामिल हैं। तब बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, ये केवल 20 नहीं है, इसके अलावा काफ़ी लोग हताहत भी, काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं और काफ़ी लोगों को हॉस्टेज भी रखा गया है। ये खबर आ रही है, आर्मी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता। उससे अगले दिन हमें पता लगता है 17 तारीख को कि हाँ, 10 लोग हॉस्टेज भी थे, उनको वापस किया गया। 17 तारीख को मीटिंग होती हैं
और जो भारत के 10 हॉस्टेज थे उसको वापस किया जाता है। हालांकि भारत सरकार कोई ऑफिशियली इसको एक्नॉलेज नहीं करती कि 18 लोगों की 10 लोगों को हॉस्टेज भी रखा गया था, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, 3 मेजर थे, बाकी जवान थे, उनको वापस किया जाता है। तो ये सब घटनाक्रम हुआ, ये 17 तारीख की बात है। 17 तारीख को ही भारत और चीन के विदेश मंत्री की आपस में बात होती है। और जैसा कि आमतौर पे इसमें होता है, जब फोन के ऊपर बातचीत होती है तो उसका पूरा एक स्टेटमेंट दोनों तरफ से रिलीज किया जाता है। चीन ने अपना स्टेटमेंट रिलीज किया, हमारी तरफ से अपना स्टेटमेंट आया कि हमारे विदेश मंत्री की क्या बात हुई। अब ये सारा बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड में कल जो बम फूटा, यानी कि जो स्टेटमेंट आया, 19 तारीख को प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं मैं आपको शब्द से सुना देता हूं, क्योंकि अंग्रेजी में सुनने से पता नहीं लगता प्रधानमंत्री के एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थे। और ये उन्होंने कोई अपने बोलने के बीच में जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, तो उस मीटिंग के अंत में प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया। ये क्लियरली पहले से प्रिपेयर्ड वक्तव्य था, प्रधानमंत्री शायद एक टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे इसे, और ये नहीं कि कोई स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हों। और ये उन्होंने बिल्कुल अपने शुरू में ही जो उनके प्रिपेयर्ड रिमार्क्स थे उसी से बोल रहे थे। अब सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आप जाके इसको वीडियो पे चेक भी कर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद, ये मीटिंग पब्लिक नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री के जो रिमार्क्स थे उसको उन्होंने पब्लिक में रिलीज किया, दूरदर्शन पे सब तरफ से रिलीज हुआ है। प्रधानमंत्री के शब्द क्या थे? न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई वहां घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। 3 स्टेटमेंट एक के बाद एक, 10 सेकंड के अंदर उन्होंने 3 बातें कही, पहले से तय हुआ। यानी कि न कोई वहां हमारी सीमा में घुस आया है, कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, न ही वहां कोई घुसा हुआ है। मतलब आपकी जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर, आज की स्थिति में हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि वहां कोई ऑक्यूपाई करके नहीं बैठा हुआ। दूसरी बात ये, और तीसरा ये, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यानी कि हमारा कोई आर्मी पोस्ट जो होती है, पेट्रोलिंग के लिए पोस्ट बनती है, वहां परमानेंटली रहते नहीं है, ये किसी के कब्जे में नहीं है। ये 3 बात प्रधानमंत्री ने कही। जैसे ही ये बात पब्लिक में आई तो बवाल मच गया। खास तौर पे जो आर्मी के लोग थे, उन सब ने कहना शुरू किया, ये क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री? अगर आप कह रहे हो कि भाई अभी तक हमारे तरफ कोई आया नहीं, बॉर्डर में हमारे तरफ चीन ने कोई अतिक्रमण किया नहीं, कोई इनकर्शन हुआ नहीं, तो फिर हमारे जवान शहीद किस बात के लिए हुए थे? झगड़ा किस बात का था? आप बार बार बॉर्डर पे मीटिंग किस चीज की कर रहे थे? सवाल उठता है ना। तो कल एकदम चारों तरफ से आर्मी एक्सपर्ट्स ने, सब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, ये मामला है क्या? प्रधानमंत्री ने बाकी भी कहा, लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने हमारे भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें सबक सिखाकर चले गए। उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया। खैर, इसके बारे में कोई संदेह ही नहीं है, जिस तरह की बहादुरी उन्होंने दिखाई हमारी फौज ने, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। खासतौर पर निहत्थे लोग हथियारबंद लोगों से लड़ रहे थे, ये तो कमाल की बात है। इस तरह की बात तो बहुत कम होती है दुनिया के अंदर। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इशारा क्या है कि चीन तो LAC के उस तरफ था, उन्होंने आने की कोशिश की, और आने की कोशिश की तो हमने उन्हें भगा दिया। यानी कि LAC के इस तरफ आने का कोई मामला ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा, चीन द्वारा LAC पर जो किया गया उससे सारा देश आहत है, आक्रोशित है। LAC पर, ये नहीं कह रहे कि LAC की इस तरफ आ गए। अब सच्चाई क्या है? ये प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत गंभीर चीजें हैं, और प्रधानमंत्री का एक एक शब्द इस देश का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। और ये प्रधानमंत्री के शब्द सिर्फ आपके मेरे लिए नहीं है, ये अनुवाद होके चीन जाएगा, ये अनुवाद होके दुनिया भर में जाएगा। अब तक अमेरिका के अंदर फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट बैठ के इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये शब्द इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब है। और पता है क्या हुआ? प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट आने के 2 घंटे के अंदर अंदर चीन का स्टेटमेंट आ गया। क्या कहते हुए कि गलवान वैली तो हमारी हमेशा से रही है। याद है, मैंने आपको बताया था कि गलवान वैली वो इलाका है जहां चीन ने आज तक अपना दावा भी नहीं ठोका है। ये डिस्प्यूटेड इलाका है ही नहीं।
चीन ने कल रात को कह दिया कि हाँ, गलवान वैली तो हमेशा ही हमारी रही है, इसमें क्या डिस्प्यूट की बात है। अब देखिए क्या विचित्र स्थिति बनती है। भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चीन ने तो बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, कोई हमारी सीमा में, ना वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना कोई वहां घुसा हुआ है। चीन भी ये कह रहा है कि नहीं, हम तो भारत की सीमा में गए नहीं, हम तो अपने इलाके में। इसका मतलब क्या बनता है? मतलब ये बनता है कि जिस इलाके में गलवान वैली पे चीन ने जो कब्जा कर लिया, इसका एक अर्थ ये निकलता है कि भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हाँ, ये तो आपकी जमीन है, उसमें क्या दिक्कत है, आप वहां हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चीन कह रहा है कि हाँ, ये तो हमारी जमीन है। समझ रहे? ये हुआ है कल। इतनी खतरनाक, इतनी बड़ी बात हुई कि ऐसा जिसका इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा, मैं नहीं समझता कि भारत प्रधानमंत्री की नीयत होगी, मैं नहीं जानता कि नीयत क्या थी इसके पीछे। और जहां इतनी बड़ी बात होती है उसमें आपके हृदय के अंदर क्या है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप दुनिया के सामने कुछ बोल रहे हैं, आप एक मीटिंग में कुछ बोल रहे हैं और उसको आप ही पूरी दुनिया को रिलीज कर रहे हैं। ये जो वर्ड है, ये तो प्रधानमंत्री ने खुद रिलीज किया, पूरी दुनिया को तो पता भी नहीं ना लगता कि आपने ऑपोजिशन के साथ क्या बोला। उन्होंने खुद उसको रिलीज किया। और उससे क्या आशय निकलता है? आशय ये निकलता है कि भारत ने गलवान वैली के इलाके से अपना दावा छोड़ दिया है और चीन के दावे को स्वीकार कर लिया है। पहला ही। दूसरा, वो कहते हैं न ही कोई वहां घुसा हुआ है। अब आप याद रखिए, गलवान वैली के अलावा जो पेंगोंग लेक का इलाका है, वहां चीन 8 किलोमीटर अंदर आके घुसा हुआ है। जिस इलाके में चीन आता नहीं था, जहां भारत का दावा था, जहां भारत की पेट्रोलिंग पार्टी जाती थी, उसको रोका हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, वहां कोई घुसा हुआ नहीं है। मतलब क्या है कि क्या हमने पेंगोंग लेक पे भी मान लिया कि जहां तक चीन आया हुआ है वहां तक उसका इलाका है? और वो कहते हैं ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में। अब दिक्कत ये है कि इसके बारे में सैटेलाइट मैप आ रहे हैं, पूरी दुनिया को अब पता लग रहा है कि जो जो पोस्ट भारत की तरफ हुआ करते थे उस पे अब चीन का कब्जा है। इस सच्चाई से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? तो कल प्रधानमंत्री का बयान आया और इस बयान से बार बार सवाल उठने शुरू हुए। सवाल जो उठते हैं वो मैंने आपके सामने रखे। पहला सवाल ये उठता, अच्छा हाँ, मजे की बात ही मैं आपको बताना भूल गया, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन जो है बताना भूल गया, वो ये कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, भारत के विदेश मंत्रालय ने 17 तारीख को स्टेटमेंट जारी किया था। मैंने आपको बताया ना कि फोन पे बातचीत हुई थी भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की। और फोन पे बातचीत होने के बाद, जैसा कि कायदा है, दोनों पक्षों ने अपना अपना लिखित बयान जारी किया कि फोन पे हमने ये कहा, उन्होंने कहा, फोन पे हमने वो कहा। अब भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जो कहा था और जो लिखित बयान उनका है, उस बयान के हिसाब से उन्होंने जो कहा था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये भारत की तरफ से लिखित बयान आया था। ये आपको उल्टी कॉपी दिखाई दे रही होगी कैमरे की वजह से, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं उस वक्त भारत का बयान क्या था। ये 17 तारीख को हमारे विदेश मंत्रालय ने लिख के बताया, जब डिस्प्यूट हो गया, हमारे सैनिक शहीद हुए, उसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने कहा है, The Chinese side sought to erect a structure in Galwan Valley on our side of the LAC। तो भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि मैंने चीन के विदेश मंत्री को बताया कि देखिए आपने क्या गड़बड़ की है, आपने LAC के इस तरफ आके, LAC का जो हमारा हिस्सा है उसमें आके आप एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो। स्ट्रक्चर का मतलब परमानेंट टेंट किस्म की चीज होती है। While this became a source of dispute, the Chinese side took premeditated and planned action that was directly responsible for resulting violence and casualties. It reflected an intent to change the facts on the ground in violation of our agreements to not change the status quo। यानी कि ग्राउंड पे जो स्थिति थी, जहां आप खड़े थे, जहां हम खड़े थे, उसको आपने बदलने की कोशिश की। मतलब क्या कि आप मेरे वाले पाले में आए। भारत का विदेश मंत्री लिख के चीन पे आरोप लगा रहा है, बिल्कुल सच बात कह रहे थे, एग्जैक्टली हुआ यही था, चीन आ गया था। और अब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं ना, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, चीन तो कभी हमारी तरफ आया ही नहीं था। तो पहला प्रश्न तो उठता है कि क्या भारत के विदेश मंत्री झूठ बोल रहे थे? दूसरा प्रश्न ये था कि तो फिर हमारी जो फौज थी, हमारे जो 20 जवान थे, वो कैसे मारे गए, क्यों मारे गए?
अब तक जो हमने सोचा था वो यही था कि भाई चीन की फौज हमारे इलाके में आ गई थी, हमारे फौज उसको ऑब्जेक्ट करने गई, इंस्ट्रक्शंस ये था कि आपको आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और चीन के लोगों ने धोखे से उनके ऊपर अटैक किया और हमारे लोग शहीद हुए, और तब उन्होंने मुकाबला भी किया, चीन के लोगों को भी उन्होंने मारा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात सही है तो उसका मतलब क्या है कि इसका मतलब तो ये है कि फिर हम उनके इलाके में थे भाई, फिर तो चीन सही बात कह रहा है। भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात सही है कि चीन तो आया ही नहीं हमारी तरफ, तो भैया फिर हमारे इलाके हमारे सैनिक कहां शहीद हुए? सिंपल बात आप ये बताइए, भारत के 20 सैनिक जिस जमीन पर शहीद हुए वो जमीन क्या चीन की थी, क्या हमारी थी? अगर हमारी थी तो चीन की फौज वहां कम कर क्या रही थी? इसका मतलब है कि वो आए वहां पे हमारे, इसका मतलब प्रधानमंत्री सच नहीं बता रहे। और अगर वो चीन की जमीन पे थे तो वहां कर क्या रहे थे? समझ रहे हैं क्या दिक्कत है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या आज की स्थिति में चीन की फौज भारत की जमीन पर है कि नहीं है? इसका सिंपल जवाब मिलना चाहिए। कोई जवाब नहीं प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में इसका। और चौथा, क्या हमारे फौजियों के पास जो शहीद हुए उनके पास हथियार थे? सारी एविडेंस बता रही है कि हमारे फौजी बिना हथियार के वहां गए थे, क्योंकि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन थे। सारे आर्मी के लोग मीडिया में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या करते हो, एक फौजी को आप बिना हथियार के वहां भेज रहे हो, इंस्ट्रक्शन ऊपर से आए थे। और हमारे विदेश मंत्री लिख के कहते हैं कि नहीं, फौज के पास आर्म्स थे। अब आप बताइए, 20 लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारी सरकार कह रही है कि नहीं उनके पास तो हथियार थे। इसका मतलब है कि उनके पास हथियार थे और उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया हथियार। आपको विश्वास होता है इस बात के ऊपर? क्या ये होता है? इन सब सवालों का जवाब देश को चाहिए। जब ये सब सवाल उठे, कल रात को ये सवाल उठाए गए, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा कि अच्छा हुआ, मैंने सोचा था अपने बेटे को मैं आर्मी में भेजूंगा, अच्छा हुआ बेटा आर्मी में नहीं गया, जलील होने से तो हम बच गए। इतना बुरा लग रहा है जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में हैं, क्योंकि आप वहां जान दे रहे हैं और आपके ही जो कमांडर हैं, आपके ही जो नेतृत्व देने वाले हैं, वो कह रहे हैं नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इस पे लीपापोती करने के लिए आज शाम को फिर बयान आए। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक बयान आया और एक शाम को एमईए की तरफ से बयान आया है। एमईए ने अपने पुराने बयान हटा दिए। मैंने कोशिश की थी ढूंढने की, मुझे उनके पुराने बयान वहां मिले नहीं, हालांकि उसकी कॉपी हमारे पास थी। पीएमओ की तरफ से बयान आया है। पीएमओ का बयान क्या कहता है कि देयर इज ए मिस्चीवियस इंटरप्रिटेशन टू रिमार्क्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने जो कल जो कहा था उसको शरारत से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। क्या शरारत थी साहब, आप बता दीजिए। अगर कोई शरारत थी और हमें समझ नहीं आ रहा तो आप इसके बारे में बता दीजिए। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो इतना ही कहा था, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑब्जर्वेशन दैट देयर वाज नो चाइनीज प्रेजेंस ऑन आवर साइड ऑफ द एलएसी pertained to the situation as a consequence of the bravery of our armed forces। तो कह रहे हैं कि हमारी फौज ने चीन को आने नहीं दिया, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। मान लीजिए ये बात सही है, फौज ने ब्रेवरी दिखाई, इसमें तो क्या कोई संदेह ही नहीं है, जैसे मैंने कहा। लेकिन क्या उससे पहले चीन हमारे अंदर 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर अंदर नहीं आके घुसा था क्या? इसका जवाब आज भी नहीं दिया गया है। दूसरा, वो कह रहे हैं इट वॉज क्लियरली स्टेटेड, वो कह रहे हैं that the violence in Galwan on 15th June arose because of the Chinese side was seeking to erect structures just across the LAC and refused to desist from such actions। प्रधानमंत्री कार्यालय आज जो स्टेटमेंट है उसमें कहता है कि चीन के लोग एलओसी के जस्ट दूसरी पार मतलब चीन वाली साइड पे, वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स बता रहे थे। अब देखिए, हमारे विदेश मंत्री ने लिख के कहा कि आप लोग बॉर्डर के हमारी तरफ, एलएसी के हमारी तरफ आप लोग कर रहे थे, इसीलिए तो हम ऐतराज कर रहे थे, नहीं तो हम ऐतराज क्यों कर रहे थे? झगड़ा किस बात का था? अगर वो अपनी तरफ कर रहे थे तो आज भी है कि सीकिंग टू इरेक्ट स्ट्रक्चर्स जस्ट अक्रॉस द एलएसी एंड रिफ्यूज टू डिजिस्ट फ्रॉम सच एक्शंस, ये कर रहे थे। तो नहीं कह रहे। और ये जो सवाल है कि क्या चीन की जमीन, चीन की फौज बैठी हुई है पिछले 1-1.5 हफ्ते से, 1-1.5 महीने से, उसका जवाब
पीएमओ की तरफ से लिखित जवाब है। मैं पीएमओ का जवाब पढ़ के सुना रहा हूं। पीएमओ का जवाब ये है, insofar as there is some illegal occupation, the all-party meeting was briefed in great detail how over the last 60 years more than 43,000 square kilometers has, which this country is well aware। पूछा गया ये कि साहब पिछले 6 हफ्ते से क्या चीन की फौज हमारे कुछ इलाके पे, चाहे 40 किलोमीटर है 60 किलोमीटर है, इस इलाके पे कब्जा करके बैठी हुई है? जवाब क्या मिला? हाँ, पिछले 60 साल में 43,000 किलोमीटर जमीन पर चीन की फौज आई हुई है। क्या बात कर रहे हैं? क्या सवाल है, क्या जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल नेहरू के जमाने में ये सब हुआ था। मैंने तो आपको लोहिया की बात बताई। लोहिया ने 50 के दशक में इस अलर्ट करना शुरू किया था कि ये गलत काम आप कर रहे हो, इससे नुकसान होगा। बिल्कुल हजारों किलोमीटर एरिया पर चीन की फौज आई। लेकिन हुजूर ये तो सवाल नहीं है ना। सवाल ये पूछा जा रहा है कि पिछले 2 महीने में क्या हुआ। वो 1000 की पुरानी कहानी तो पुरानी कहानी है, आज क्या हुआ? प्रधानमंत्री कार्यालय जवाब देता है कि 60 साल में हजारों किलोमीटर पर कब्जा हुआ है। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं देता। तो ये स्थिति है। स्थिति ये है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार, देखिए 2-3 चीजों के बारे में कोई शक नहीं हो सकता, बाकी चीजों में इंटरप्रिटेशन हो सकती है, पूरे फैक्ट्स हमारे पास नहीं है। 2-3 चीजों के बारे में कोई शक नहीं हो सकता। नंबर 1, चीन ने जानबूझकर आक्रामक नीयत से हमारे बॉर्डर के ऊपर हमला किया है। नीयत क्या है किसी को नहीं पता। क्या इसलिए है कि भारत अमेरिका के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है? क्या इसलिए है कि चीन दुनिया का ध्यान कोरोना से हटाना चाहता है? क्या इसलिए है कि जो बेल्ट इनिशिएटिव है उसको भारत ने ज्वाइन नहीं किया है? तमाम इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, हमें पता नहीं। लेकिन यह जरूर पता है कि जानबूझकर इस साल चीन की तरफ से फैसला किया गया कि इस साल एलएसी को 2-5 किलोमीटर धकेल दो, कब्जा कर लो, बैठ जाओ, देखी जाएगी। नंबर 1, तो चीन आक्रामक है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। और ये मैं केवल एक भारतीय होने के नाते नहीं कह रहा, सच है। हमें सच बोलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मामले में भी जो सच है उसको बताना चाहिए, पहली बात। दूसरा, चीन कब्जा करने की नीयत से आया है और इस वक्त कब्जा करके बैठा हुआ है। कम से कम 50-60 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसे आज तक भारत अपना इलाका कहता था। बॉर्डर तो वहां डिफाइंड तो है नहीं, पर जिसको हम अपना इलाका कहते थे, और आज चीन की फौज उस पर काबिज होकर बैठी हुई है। इससे कोई इंकार नहीं हो सकता। तीसरा, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। खैर, इससे भारत सरकार भी इंकार नहीं करती। चीन के कितने लोग मरे हैं हम जानते नहीं हैं, उनकी तरफ से भी लोग मरे हैं, शायद इसलिए कि वहां भूस्खलन हो गया था। लेकिन ये जो हुआ था वो एक तरफा हमला था भारतीय सैनिकों पे, इस पे कोई इंकार नहीं हो सकता। जो सरकार का खुद का वर्षन आया था कि हमारे कर्नल बाबू के नेतृत्व के अंदर हमारे लोग गए थे कहने के लिए कि भाई तुम टेंट हमारी जमीन पे क्यों लगा रखा है, तुम इसको हटाओ। और ऐसे में बड़ी संख्या में चीन के लोगों ने तैयारी करके वहां की फौज ने हमारे लोगों पे हमला किया। तो एक तरफा हमला हुआ था। आक्रामक इसमें भी भारत की फौज नहीं थी, आक्रामक चीन की फौज थी। इसके बारे में भी कोई दो राय नहीं हो सकती। और चौथी बात जिसके बारे में दो राय नहीं हो सकती वो ये, भारत सरकार झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है अपने लोगों से। ये कहते हुए मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि अपनी सरकार के ऐसे मामले पे, अंतर्राष्ट्रीय नीति के मामले पे ये कहना कि सरकार झूठ बोल रही है तो कोई सुख की बात नहीं है। ये कहना कि चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, कोई सम्मान की बात नहीं है। किसी भी भारतीय का सर नीचा होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम भारतीय हैं, केवल राष्ट्रवाद है, बल्कि अगर कोई जोर जबरदस्ती से करके बैठा है और आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि आप कहो कि भाई गलत काम कर रहे हैं। आपका रक्षा मंत्री ऐसे बात करता है जैसे वो चीन का रक्षा मंत्री हो, तो बुरा तो लगता है ना। ये कहते हुए कोई आनंद नहीं आता। मैं इसलिए कहता हूं कि कई बार मैं पिछले 5-7 दिन से पढ़ रहा हूं, क्या होता है कि ऑपोजिशन में हम होते हैं, किसी भी चीज से सरकार डाउन हो जाए तो इसमें थोड़ा सा मजा ही आ जाता है कि चल एक धक्का और, एक तो कुछ लगा इसको। मैं निवेदन करूंगा, मैं 2-3 दिन से ये निवेदन कर रहा हूं, ये कोई मजा लेने की बात नहीं है। ये देश के लिए अपमान की बात है, देश को छोटा करने वाली बात है।
हर हिंदुस्तानी का कद छोटा होता है इस चीज़ से जो हमारे बॉर्डर पे हुई है। और ये सरकारें आएंगी चली जाएंगी, पार्टियां आएंगी, नेता आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, भारत तो वहीं रहेगा ना, चीन वहीं रहेगा। और इस देश की सुरक्षा को दीर्घ काल में सबसे बड़ा खतरा चीन से है, ये बात राम मनोहर लोहिया ने जो बताई थी। और उसमें इस बार धक्का हुआ है और इस धक्के को वापस करना बहुत जल्दी संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बस ये बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूं हम संयत तरीके से बात करें। इस समय एक राष्ट्रीय उन्माद पैदा कर देना, प्रधानमंत्री पे दबाव डालना, सरकार पे दबाव डालना कि करो कुछ, जाओ तुम भिड़ो, लड़ जाओ, टैंक उतार दो, हवाई जहाज उतार दो, क्यों नहीं तुम बदला लेते, ये समझदारी की बात नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है, मगर अगर मैं वहां बैठा होता तो क्या मैं कर पाता? नहीं हो पाता। मेरी इसलिए, जैसे मैंने सरकार से निवेदन किया, सरकार सच बोलती तो कितना अच्छा होता, इसी तरह से मैं ऑपोजिशन से भी निवेदन करता हूं। ये समय नहीं है उकसाने का, ये समय नहीं है इसका मजा लेने का, ये समय नहीं है उन्माद पैदा करने का। बहुत गहरा धक्का पहुंचा है। ये सिर्फ 40-50 किलोमीटर का मामला नहीं है। याद रखिए, चीनी फौज और चीनी स्टेट कभी भी जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करता, बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर ये हुआ है, अगले साल और कुछ होगा, हो सकता है इसी साल और कहीं कुछ और हो। यानी कि चीन ने दीर्घकालिक रणनीति बना के कुछ किया है। याद रखिए, चीन बहुत दीर्घकाल की बात सोचता है। एक बार चाओ एन लाई से पूछा गया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपके क्या विचार हैं। तब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन को 150 साल हो चुके थे। चाओ एन लाई ने कहा, ये तो हाल ही की घटना है, इसके ऊपर अभी क्या जवाब दूं, थोड़ा वक्त गुजर जाए तब जवाब दूंगा। यानी कि 150 साल उन्हें बहुत छोटा लगता था। चीन बहुत लॉन्ग टर्म की सोच के काम करता है और हमारे देश का नेतृत्व उतना लॉन्ग टर्म सोच नहीं पा रहा है। तो ये वक्त नहीं है उन्माद पैदा करने का। इसलिए मैं ऑपोजिशन से, मैंने तो इनफैक्ट लेख लिख के एक महीना पहले, कुछ हफ्ते पहले मैंने लेख लिख के कहा था कि हाँ, भारत सरकार से गलती हुई है, हाँ गुफअप किया है इन्होंने, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब रक्षा मंत्री ने किया, प्रधानमंत्री ने किया, अंततः तो प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है इन सब चीज़ों के लिए। मैंने तो लिख के ये कहा था कि चलो किसी से भी हुआ है, अब भूल जाओ इस चीज़ को। राष्ट्रहित के अंदर अभी प्रधानमंत्री पे हम दबाव न बनाएं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री पे दबाव बनाएंगे, प्रधानमंत्री को कोई ऊट पटांग हरकत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के साथ कुछ हरकत करना एक मामला है, चीन के साथ करना बिल्कुल दूसरा खेल है। पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक आप कर सकते हैं, चीन में ये ऑप्शन आपके हाथ में उपलब्ध नहीं है, तो उसको बिल्कुल एक अलग तरीके से हमें डील करना पड़ेगा। तो क्या किया जा सकता है? मेरे कुछ न्यूनतम प्रस्ताव हैं जिसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और आपके प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, उसका जवाब दूंगा। पहली बात, पहला निवेदन है सरकार से कि सरकार अब भी देश को पूरा सच बताए। जो प्रधानमंत्री ने कल बताया वो पूरा सच नहीं था। इतने बड़े राष्ट्रीय संकट में कम से कम सच तो बताइए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने 1962 में भारत की संसद में कही थी। उन्होंने भारत सरकार की आलोचना की थी। मगर एक बात देखिए, नेहरू से आप सहमत हो असहमत हो, नेहरू ने पलट के ये उनको नहीं कहा कि आप राष्ट्र के दुश्मन हैं। आप कह रहे हैं कि चीन हमारे इतने इलाके पे चढ़ा आया है, चीन ने कब्जा कर लिया है, ये कहना राष्ट्र विरोधी है। ऐसी बात नेहरू ने नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी गए नेहरू के पास 1962 की लड़ाई के बाद, उन्होंने कहा संसद का विशेष अधिवेशन होना चाहिए, और संसद का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें नेहरू जी ने कबूल किया कि हाँ गलती हुई है। ये वो इलाका, वो समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने शानदार स्पीच दी। मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें। शानदार स्पीच दी। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी भूल है, आप देश के इतने इलाके पे कब्जा हुआ, और किसी ने उनको एंटी नेशनल नहीं कहा ये कहने के लिए। इसलिए अगर अजय शुक्ला कुछ कह रहे हैं, अगर जनरल पनाग कह रहे हैं, कर्नल शुक्ला कह रहे हैं, इनकी बात को सुनना चाहिए। कोई राष्ट्र विरोध नहीं है, ये सच्ची राष्ट्रभक्ति है ऐसी चीज़ों को देश के सामने लाना। तो पहली बात, सरकार को आज भी पूरे फैक्ट्स देश के सामने रखने चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप एग्जैक्ट बॉर्डर के लाइंस देश के सामने रख दीजिए, मैं नहीं कहता कि आप जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो देश के सामने रख दीजिए, मगर ये बेसिक फैक्ट कि हाँ, चीन ने हमारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण किया है,
और हम इसको पलटेंगे, कम से कम ये बात कहनी चाहिए। दूसरी बात, ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए, वो नहीं जो कि कल हुआ। देखिए, इंदिरा गांधी के जमाने में 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो इंदिरा गांधी ने किया था, और मेरे ख्याल से कारगिल के समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये किया था, कि ऑपोजिशन के कुछ लीडर को बंद कमरे में बुलाते हैं, जनरल्स को बुला लेते हैं, कहते हैं भाई इनको भी बता दो, क्योंकि आफ्टर ऑल आज मैं विदेश मंत्री हूं, कल को ये भी हो सकते हैं विदेश मंत्री, देश तो कायम है ना। और उनके साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर की जाती है, ताकि, और फिर उनको कहा जाता है कि देखिए आप भी समझ गए क्या स्थिति है, अब आप बाहर जाके हंगामा मत कीजिए, हम भी हंगामा नहीं करेंगे। इस देश की पुरानी परंपरा है कि हम विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों को पॉलिटिक्स का सवाल नहीं बनाते। मैं चाहता हूं उस परंपरा को बना के रखा जाए, लेकिन वो बनाने के लिए पहला कदम प्रधानमंत्री को उठाना पड़ेगा, और वो पहला कदम ये होगा कि आप देश के सामने कुछ न्यूनतम बातें स्वीकार करें। नंबर 2, ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लें। कल तक वो भी तो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो भी विदेश मंत्री थे, वो लोग कोई देश के दुश्मन नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। राष्ट्रीय एकता इस वक्त जरूरत है। नंबर 3, एकदम तुरंत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कहने को सब लोग कह देंगे, उत्साह में कई लोग कह देते हैं अब आप उठाओ बंदूक, ये कर दो वो कर दो। देखिए, ऐसी चीजें नहीं हो सकती, हमें जिम्मेवारी से काम लेना है। आपने चीन में किसी बॉर्डर पे किसी इलाके में तोप गोली चला दी, 2-4 जगह पे हमें भी एडवांटेज होगा, हम कर सकते हैं, हम चीन के कुछ लोगों को मार देंगे, नतीजा क्या होगा? इतने बड़े बॉर्डर पे इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट क्या हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं? इस वक्त जबकि देश में इतिहास की, हमारे आजाद भारत की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हमारे सामने है, इकोनॉमी हमारी इतनी बड़ी मंदी में है जितनी 60s के बाद कभी नहीं हुई, 2 मोर्चों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या तीसरे मोर्चे पर भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं? हो सकता है चीन ये जानबूझ के इशारात कर रहा है, उन्हें भी पता है कि अभी हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, देश कायम है, आज की बात को हम कल सुलट सकते हैं, कोई तरीका इसका ढूंढ सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये होगा कि कुछ तत्काल मिलिट्री रेस्पॉन्स देने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए, इससे देश का फायदा नहीं होगा। हो सकता है कुछ जनरल खुश हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों को टीवी स्टूडियो में 2 मिनट के लिए उत्साह आ जाए, लेकिन इससे देश का फायदा नहीं होगा। सरकार पे ये दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो फिर क्या करें? डिप्लोमेसी का रास्ता है और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी का रास्ता। इकोनॉमी के ऊपर भी एक बात कह रहे हैं, ये बड़े उत्साह से हम कह देते हैं चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करो। हकीकत ये है कि आज हम चीन पे ज्यादा निर्भर हैं बजाय कि चीन हम पे जितना निर्भर है। तो हमारी निर्भरता इस वक्त ज्यादा है। हाँ, लॉन्ग टर्म में हमें इस निर्भरता से मुक्त होना चाहिए, खासतौर पे अगर चीन के इस तरह के इंटेंशन हमारे प्रति हैं तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में अगर बायकॉट वगैरह की हम बात करेंगे, ये हास्यास्पद लगेगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, अगर ऐसा कोई संकल्प है तो वो संकल्प ऊपर से आना चाहिए। प्रधानमंत्री कहें कि हाँ, हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बारे में ये कहेंगे, एक तरफ हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ बायकॉट की बात करें तो बात तो चलती नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक रेस्पॉन्स हो सकता है और लॉन्ग टर्म में डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स हो सकता है। डिप्लोमेटिक इसलिए कि दुनिया भर के काफ़ी इलाकों में इस वक्त चीन के प्रति बेचैनी है। चीन ने कोरोना वायरस के दौरान जिस तरह के खेल किए हैं, उससे दुनिया के कई देशों में बेचैनी है। हम उन सब के साथ जुड़ सकते हैं, उसके बारे में एक योजना बना सकते हैं, चीन पे किस तरह से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाए। जल्दी से असर नहीं होता वैसे चीन पे डिप्लोमेटिक प्रेशर का, लेकिन लॉन्ग टर्म में असर हो सकता है। साउथ चाइना सी के अंदर डेवलपमेंट्स हैं, कई और तरीके हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपको यहाँ पे जवाब मिला है, गलवान में मिला है, तो गलवान में ही आप बंदूक लेके उतर जाएं। इसके तमाम डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं इसका जवाब देने के, तो उसका डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया जाए। अब वहाँ एक संकट है, संकट ये है कि चीन को डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देने के लिए जरूरी है कि कम से कम बाकी लोग तो हमारे साथ हों। पाकिस्तान से तो खैर हमारा लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम है। आज दिक्कत ये है कि श्रीलंका हमारे साथ नहीं है, थोड़ा सा चीन की तरफ झुका हुआ है। बांग्लादेश से बैठे बैठाए हमने पंगा ले लिया, सीएए के अंदर कोई जरूरत नहीं थी बांग्लादेश को घसीटने की, हमारे गृह मंत्री जी ने बयान दे दिया, तब से बांग्लादेश झूठा हुआ बैठा है कि भाई तुम हमारे को क्यों घसीटते हो, हमारे बारे में क्यों बयान देते हो। नेपाल से और अब हमारी तनातनी हो गई है, और आज तो नेपाल ने एक और ऑर्डर इशू कर दिया
उठा के, क्योंकि नेपाल के अंदर भी राजनीति है और वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर वहाँ का घबराया हुआ प्रधानमंत्री इस मौके का फायदा उठा के भारत के खिलाफ एक्शंस लेके अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। तो नेपाल से हमारा पंगा, भूटान से इस वक्त स्थिति अच्छी नहीं है, बांग्लादेश से खामखा की तनातनी, श्रीलंका से उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, पाकिस्तान से दुश्मनी है ही है। कैसे करेंगे मुकाबला? इसका दीर्घकालिक एक उत्तर होना पड़ेगा। और मैं फिर आपको याद दिलाता हूं राम मनोहर लोहिया ने जो कहा था कि चीन से जो हमें चुनौती है ये लॉन्ग टर्म चुनौती है, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, अगले 50 साल का मामला है, अगले 100 साल का मामला है। इसके लिए लॉन्ग टर्म रणनीति बनानी होगी और इसके लिए लॉन्ग टर्म रणनीति के लिए हमें चीन के बारे में डिफेंस स्ट्रेटजी बनानी होगी, नेपाल और तिब्बत के बारे में अपनी नीति को बेहतर करना होगा और भारत का जो हिमालय के बॉर्डर वाला इलाका है उसमें ज़्यादा शांत, उसमें अशांति कम से कम हो, वहाँ के लोग दिल से हमसे जुड़े हुए रहें, इसकी व्यवस्था करनी होगी। कई जगह पे है, कुछ जगह संकट भी है, इस सब की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन इसकी शुरुआत होगी, मैं फिर आखिर में दोहराऊंगा अपनी बात को, शुरुआत होगी कि प्रधानमंत्री देश के साथ सच बोलें। ये मौका है, राष्ट्र हित इसमें है कि हम सच बोलें। इस वक्त हम आके बड़ी बड़ी बातें बोलें जो सारी दुनिया जानती है कि सच नहीं है, इससे कोई फौज का मोराल नहीं बढ़ता है। पिछले 24 घंटे में इस देश में फौज के मोराल को, फौज के जो आत्मसम्मान है जिसको जितनी ठेस पहुंची, आज से कितने कितने कार्टून आए हैं कि वो जो 20 सैनिक हमारे स्वर्ग में पहुंचे हैं, वो स्वर्ग में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं कि अच्छा ये बात हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है, ये कार्टून के अंदर आया है। तो जितनी ठेस पहुंची है उस सब को ठीक किया जाए, सरकार ईमानदारी बरते, सच्चाई बरते, कम से कम इतना कहिए कि हाँ चीन ने गलत तरीके से हमारे कुछ इलाके पे कब्जा किया है, हम उनके दावे को सही नहीं मानते और हम इसके बारे में उचित कार्रवाई करेंगे, इतना तो कह सकते हैं। ये कहे और ऑपोजिशन से भी मेरा कहना है इस वक्त हम सरकार के ऊपर कुछ जल्दबाजी में ऊटपटांग करने का दबाव न बनाएं। वक्त आएगा जब हिसाब मांगा जाएगा। जैसे कारगिल के अंदर भी रिव्यू हुआ था, जब चल रहा था लड़ाई उस वक्त हमने रिव्यू नहीं, बाद में तो रिव्यू हुआ ना। इसका रिव्यू एक दिन करना पड़ेगा, इस देश के रक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा, इस देश के प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये वक्त नहीं, इंतजार करें, एक समझदार राष्ट्र की तरह हम व्यवहार करें, एक घबराए हुए चिंताग्रस्त राष्ट्र की तरह व्यवहार न करें। ये घबराने का वक्त नहीं है, संकल्प से खड़े होने का वक्त है और उस सब में हम सबको जुड़ना चाहिए। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता था। कई आपके सवाल आए हैं, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। आप सब ध्यान से इतनी बड़ी संख्या में सुनते रहे, एक दो बार कनेक्शन भी टूट गया, उसके बावजूद भी आपने सुना, बहुत शुक्रिया। जय मिश्रा जी पूछ रहे हैं, सर आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रैशनल एंड मोरालिटी ऑफ द पीएम्स मैसेज टू द नेशन बट गिविंग हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, डू यू थिंक देयर कुड बी सम स्ट्रेटेजिक रीजंस फॉर व्हाट ही सेड? And as seems to commoner like me, following people like Ajay Shukla on surrendering our position to China. जय मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री ने कोई गलती ना की हो सकता है उन्होंने कुछ समझदारी के साथ ये बात की। देखिए इसके पीछे समझदारी एक ही हो सकती है। कल कई लोगों ने, प्रवीण स्वामी और दूसरे लोगों ने कल ट्वीट किया ये कहते हुए कि भारत प्रैग्मेटिज्म का रास्ता अपना रहा है, कि भारत ने तय किया है कि चलो यार इसके अंदर ये पंगा है, इस इलाके को छोड़ दो, और भारत के प्रधानमंत्री ने एक झटके से फैसला लिया। अब अगर ये है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। क्या भारत अपना दावा उन इलाकों पे छोड़ रहा है जिस पे कल तक चीन ने दावा भी नहीं किया था? याद रखिए, गलवान लेक पर चीन का दावा भी नहीं हुआ करता था। आज वो कहते हैं कि हमारा दावा था, लेकिन हकीकत है कि चीन ने दावा भी नहीं किया था। ये डिस्प्यूटेड इलाका भी नहीं है। आप अगर इसको छोड़ देंगे, कल को क्या होगा? कल को एक और इलाका आएगा, एक और जगह दावा होगा। तो कमजोरी का लक्षण देश को आगे नहीं बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा कुछ किया हो तो मुझे नहीं समझता कि ये बात सही होगी। चिदानंद जेना कह रहे हैं, हु इज डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर पावरफुल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, ट्रेड बैलेंस, पॉलिटिकल support of majority global nations, spread of people, resources, produce and investment globally, welcoming and embracing other global cultures. जेना भाई चाहते हैं कि मैं पूरा विश्लेषण कर दूं कि भारत और चीन का रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, रिलेटिव वीकनेस क्या है। भाई एक दो चीज़ों का मैं जवाब दे सकता हूं। सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ग्लोबल नेशन में भारत की स्थिति बेहतर है।
चूंकि खासतौर पे कोरोना वायरस के बाद से दुनिया के बहुत देशों में चीन के प्रति एक अनीज है कि यार ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो भारत के सपोर्ट में कई देश आ सकते हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन बाकी जो आपने कहा इकोनॉमिक ट्रेड बैलेंस में तो चीन बहुत बेहतर है हमसे, हम तो बहुत कमज़ोर हैं इसमें, तो कोई ये तो आंकड़े हैं, इसके बारे में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। इकोनॉमी उनकी हमसे बहुत बड़ी है। और मिलिट्री के साहस में हम कम नहीं हैं। मिलिट्री के एक जो संकल्प होता है उसमें हम 1 इंच कम नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री की जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब है उसमें चीन तो ज़्यादा है, स्ट्रांग है, क्योंकि चीन ने बॉर्डर के उस इलाके तक अपनी सड़कें बना रखी हैं, हेलीपैड बना रखे हैं, सब कुछ तैयारी कर रखी है, और हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। सच्चाई तो ये है, इस सच्चाई से कैसे इनकार किया जा सकता है। एक और प्रश्न है, शायद उन्हीं का है, हाउ डिड यू कैलकुलेट 60% और मोदी इज लायर, सो व्हाट अबाउट 650 किलोमीटर्स कैप्चर्ड बाय चाइना फ्रॉम 67 टू 2013। 60% की मैंने कोई बात नहीं की दोस्त, मैंने तो कहा था 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर, ये अनुमान है, मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना सैटेलाइट की बेसिस पे है, और दरअसल इसको कोई विशेष रूप से काउंटर भी नहीं कर रहा है। अगर चीन 8 किलोमीटर अंदर आ गया है पेंगोंग लेक के इलाके में, और वो इलाका 7-8 किलोमीटर चौड़ा है, तो हो गया ना 40 किलोमीटर अपने पास। और इससे पहले चीन ने 1967 से 2013 तक किया था, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, कई बार हुआ है, कुछ जगहों पे हुआ है। मगर मेरा एक अनुरोध है, ये बातें आप कांग्रेस वालों से पूछे तो अच्छा रहेगा। कई लोग मुझसे वो सवाल पूछते हैं जो कम्युनिस्ट लोगों से पूछने चाहिए कि आपने 62 के अंदर इसका विरोध क्यों नहीं किया था। भाई मैं तो पैदा नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि मैं जिस परंपरा से आता हूँ, समाजवादी लोहिया की जो परंपरा है, उस परंपरा ने तो 1950 से 62 तक लगातार नेहरू से सवाल पूछे थे, बार बार कहा था कि आप चीन के प्रति गंभीर क्यों नहीं हो, बार बार पूछा था कि तिब्बत के ऊपर कब्जा क्यों होने दिया चीन का। तो कम से कम मेरे से तो ये सवाल मत पूछो, ये सवाल आपका जो है कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए। कांग्रेस वाले शायद इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक समझदारी की बात नहीं है जब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र की सीमा पर 50-60 किलोमीटर एरिया पिछले 2 महीने में आपने क्यों कब्जा होने दिया, और उसका जवाब दिया जाए पलट के कि पिछले 60 साल पहले हजारों किलोमीटर दिया गया है। क्या मैसेज देता है? यानी कि आप कह रहे हैं कि मैंने भी गड़बड़ की, पिछले वाले ने भी गड़बड़ की थी। ये देश की मजबूती का कोई मैसेज देता है? कभी तो कोई होगा ना जो कहेगा कि हाँ मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। एक संपन्न, समर्थ, संकल्पवान राष्ट्र ये करता है। गौतम कह रहे हैं प्लीज राइट एन असेसमेंट ऑन योर आर्टिकल ऑन योर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। गौतम भाई, इससे 2 हफ्ता पहले 3-4 जून के करीब मैंने लेख लिखा था, द प्रिंट के अंदर इंग्लिश में आया है। मैं अगले 1-2 दिन के अंदर पुनः लिखूंगा, मेरे ख्याल में इंडियन एक्सप्रेस में सोमवार को भी लेख आएगा असेस करते हुए कि क्या है। बिल्कुल मैं लिखूंगा, लेकिन वही मोटी बात है जो मैंने लिखा है। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, और तब भी मैंने अपोजिशन से कहा था कि कृपया सरकार पे एक हद से ज़्यादा दबाव मत बनाइए, क्योंकि सरकार को कुछ उटपटांग काम करना पड़ेगा जो राष्ट्र के हित में नहीं। G.S. चंद्रन जी कह रहे हैं ए कंट्री बेंट अपॉन एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरीज विच विल ऑलवेज क्लेम अदर्स लैंड एज देयर गलवान वैली इज सेड टू बी नेम्ड आफ्टर ए मुस्लिम chieftain. The Chinese have no locus standi there. Nepal is playing the same game. चंदन साहब, आपकी बात गलवान वैली के बारे में बिल्कुल सही है। गलवान वैली पे चीन का कोई क्लेम नहीं है। उनके लिए, उनकी भाषा में उनके पास कोई नाम भी नहीं है इस वैली का, वो भी गलवान वैली कहते हैं इसको, जो एक भारतीय व्यक्ति के नाम पे है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस इरादे से चीन ने किया, अगर एक जगह पे, अगर एक गैल्वन वैली में डिस्प्यूट था, तो आप 2 मिनट के लिए मान भी सकते हो कि हो सकता है हमसे गलती हुई हो, चलो उनका परसेप्शन अलग हो सकता है, हमारा परसेप्शन अलग हो सकता है। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर चीन 4-5 जगहों पे 5-5, 8-8 किलोमीटर अंदर आया है, तो कोई ये संदेह नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म डिजाइन है। उस डिजाइन को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। Are you a communist? Why you not take talk positive about government? बसवराजा पाटिल जी कहते हैं। भाई, एक तो पाटिल साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कम्युनिस्ट कौन होते हैं, सोशलिस्ट कौन होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिए। कम से कम मैं जिंदगी में कम्युनिस्ट कभी नहीं रहा। संयोग ये है, भारत की जो सोशलिस्ट परंपरा थी, जो गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा है, उससे मेरा जरूर संबंध रहा है। उस आंदोलन की परंपरा से मैं आया हूँ, उससे भी मेरी कुछ असहमति है, लेकिन कम से कम उस परंपरा से मेरा एक रिश्ता है। भारत के
कम्युनिस्ट आंदोलन की जो परंपरा है उससे मेरा कोई रिश्ता रहा नहीं है। उसमें भी कई चीज़ें अच्छी थी, मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं बताता। और जब भी वो गरीबों के पक्ष में खड़े होते हैं मैं बिल्कुल कहता हूँ कि हाँ, गरीब के पक्ष में तो खड़ा होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हुई है कि इस देश में गरीब के लिए जो व्यक्ति बोल दे तो सोशलिस्ट, लेफ्ट, कम्युनिस्ट, नक्सल, ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। एक क्रिटिकल डिफरेंस ये है कि 1962 में कम्युनिस्ट मूवमेंट इस सवाल को लेके असमंजस में थी। जैसा कुछ हिस्टोरियन अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में डिवीजन हो गया था इस चीज़ के पे, क्योंकि कुछ लोगों ने, जो आज CPIM कहलाते हैं, उन लोगों ने कहा था कि नहीं, हमें चीन के हमले में भारत का समर्थन नहीं करना चाहिए, और जो लोग CPI में बचे थे उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें भारत का समर्थन करना चाहिए। तो वहाँ डिस्प्यूट था, लेकिन ये कम्युनिस्ट लोगों में था भाई, ये सोशलिस्ट आंदोलन में नहीं था। जैसा मैंने कई बार बताया है, राम मनोहर लोहिया जो सोशलिस्ट मूवमेंट थी उसने पूरा 12 साल तक विरोध किया और कहा कि चीन के बारे में भारत की नीति गलत है। और मैं समझता हूँ ये बहुत पेट्रियाटिक काम किया उस वक्त भारत सरकार पे सवाल उठाने का काम जो राम मनोहर लोहिया ने किया, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया, वो काफ़ी यंग थे उन दिनों, और ये पेट्रियाटिक काम था। देश की नीति के बारे में सवाल उठाना जो कि राष्ट्र हित में हो, ये देशभक्ति का काम है। कोई अटल बिहारी वाजपेयी ने देशद्रोह का काम नहीं किया था, राम मनोहर लोहिया ने देशद्रोह का काम नहीं किया था, और इसलिए आज अजय शुक्ला जो बोलते हैं, पनाग जो बोलते हैं, दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स जो सवाल पूछते हैं, बिल्कुल सवाल पूछने का अधिकार है। आज अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे, और अगर ऑपोजिशन नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। जिस देश में सवाल नहीं पूछे जाते वहाँ के रूलर्स बहुत सुस्त हो जाते हैं, वहाँ देश को नुकसान होता है। सवाल पूछने से देश को नुकसान नहीं होता, सवाल ना पूछने से देश को नुकसान होता है। आपको कैसे पता कि चीन ने हमारे देश के भूभाग पर कब्जा किया हुआ है? बिना प्रमाण के इस तरह की बात करना, वो भी इस समय आपको शर्म आनी चाहिए। चीन के प्रवक्ता की तरह बात तो आप कर रहे हो। शेम शेम, संतोष तिवारी जी ने कहा। संतोष भाई, मैं आपके दिल की भावना को समझ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। मैंने आपको प्रमाण तो कुछ बताए, शायद हो सकता है उससे पहले आपने लिखा हो। ये बात सुन के बुरा तो लगता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि देश के इतने बड़े इलाके पर चीनी फौज ने कब्जा कर लिया है, हमें एक तरफा तरीके से चीनी फौज ने हमला किया है, सुन के उस वक्त भी कई लोगों को बुरा लगा होगा। उस वक्त कई कांग्रेसी लोगों ने कहा होगा कि ये तो राष्ट्रद्रोही हैं। सन 62 में कम से कम लोहिया के बारे में तो मैं पक्का जानता हूँ, जब राम मनोहर लोहिया ने कहा कि भारत सरकार गलत काम कर रही है, इससे बॉर्डर पे हमें नुकसान हो रहा है, बहुत लोगों ने कहा कि अरे आप नेहरू से घृणा करते करते अब भारत से भी घृणा करने लग गए हो लोहिया, आपको शर्म आनी चाहिए। अंत में इतिहास ने क्या बताया कि लोहिया जो कह रहे थे वो सही था, ये हो रहा था। तो ये दो अलग बात है भाई। एक तो ये कहना कि चीन ने कब्जा किया है, दूसरा ये कहना कि चीन का कब्जा जायज़ है। जो कहता है कि चीन का कब्जा जायज़ है वो मैं समझता हूँ आज की स्थिति में, क्योंकि चीन का कब्जा जायज़ है नहीं। अगर कोई यहाँ आके कहे कि चीन ने जो कब्जा कर लिया अच्छा हुआ ना, चीन का ही था, इसमें क्या दिक्कत है, उसे मैं कहूँगा कि ये राष्ट्र के लिए राष्ट्र सम्मान की बात नहीं है, ये राष्ट्रवाद के विरुद्ध जाती है, इसलिए कि हमारी बात सच है। लेकिन ये बात बताना कि इस वक्त ऐसा हुआ है, ये बताना एक पेट्रियाटिक धर्म है मेरे भाई। अगर हम ये नहीं करेंगे, और ये जो बात है ये सैटेलाइट इमेजेस से आ रही है, तमाम तरीके से आ रही है। चलिए, आप मेरी एक बात पे विश्वास मत कीजिए, आप ये बताइए कि पिछले 3 सप्ताह से भारत और चीन, भारत के हमारे जनरल बार बार लद्दाख और कश्मीर क्यों जा रहे हैं? हमारे रक्षा मंत्री बार बार इसके बारे में बयान क्यों दे रहे हैं? बॉर्डर के ऊपर जनरल्स की बातचीत क्यों ऑर्गेनाइज की जा रही है? और हमारे 20 जवान क्यों शहीद हुए? क्या ये सब इसलिए हुआ कि हमारे सेनाएं चीन के हिस्से में घुस के उनको मार रही थी? क्या ऐसा हुआ था क्या? या कि चीन की फौज हमारे इलाके में आई है? कुछ तो हुआ होगा ना। भारत का विदेश मंत्रालय खुद 17 तारीख के अपने बयान में कहता है कि चीन की फौज LAC के इस पार आ गई है। इसीलिए तो सारा चक्कर है भाई। नहीं तो अगर वो 20 फौजी हमारे शहीद ना हुए होते तो मैं मान लेता कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमें किसी को पता नहीं, पर वो हो गया। और वो रोज रोज नहीं होता, 50 साल बाद पहली बार ये सब घटनाएं हो रही हैं। अगर ऐसे में भी हम नहीं जागेंगे तो आप ही बताइए
राष्ट्रहित आंख मूंदने में है क्या? जब बिल्ली आ जाती है तो कबूतर आंख मूंद लेता है। क्या वो ज्यादा समझदारी की बात है, या कि आंख मूंद के कहना कि बिल्ली आई है, अब क्या करना है? फैयाज कहते हैं वॉर इज ऑप्शंस, डिप्लोमेटिक चैनल्स डोंट शट डाउन फ्रॉम नाउ, डोंट टेक बिहाइंड वन स्टेप। थोड़ा अंग्रेजी में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि वॉर की ऑप्शन है, तो फैयाज भाई मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि वॉर की ऑप्शन इस वक्त ऐसी है जिसमें हमें जाना चाहिए। ये हाँ, हमें अपनी ताकत का इजहार करना चाहिए, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ ग्राउंड पे दिखानी पड़ेगी। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का मतलब ये नहीं कि कोई आपके ऊपर से चला जाए और आप चुपचाप से मुस्कुराते रहें। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, लेकिन वॉर का ऑप्शन नहीं है। और वॉर का ऑप्शन इस वक्त पूरे देश के लिए इतना खतरनाक होगा कि मैं कहूँगा कि हमें ऐसी बातें सोचनी नहीं चाहिए, इसके लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। रमन जी पूछ रहे हैं क्यों भारत सरकार चीन बॉर्डर पे दीवार नहीं बना सकती है? जहां तक बॉर्डर लगता है दीवार बनाया जाए। आपने शायद रमन भाई उस बॉर्डर को देखा नहीं है, किस तरह का बॉर्डर है। दीवार तो छोड़िए, वहां कांटे की तार भी नहीं लग सकती है। ये बहुत दुर्गम इलाका है। तो ये भारत पाकिस्तान जैसा बॉर्डर नहीं है, भारत बांग्लादेश जैसा बॉर्डर नहीं है, ये चीज़ें संभव नहीं है। मोहित राजपूत, जो इलाका अब हमारा चला गया सर, अब भारत को क्या करना चाहिए उसे वापस लाने के लिए? अब इसका क्या इलाज है? मोहित भाई मैंने बाद में कहा, इलाज इसका दीर्घकाल है। कोई कहे कि अगले 2 हफ्ते में वापस आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं आ पाएगा। और इस तरह का दबाव, इस तरह की झूठी अपेक्षा भी हमें नहीं बनानी चाहिए। हाँ, हमें पूछना चाहिए कि किसकी गलती से ऐसा हुआ और उससे जवाब मांगा जाना चाहिए, लेकिन आज नहीं। इसके लिए अब आपको दीर्घकाल में डिप्लोमेटिक एफर्ट करने होंगे। ये तुरंत नहीं हो पाएगा। ये बहुत कड़वा सच है, जहर का घूंट पीने जैसी बात है, लेकिन ये जहर का घूंट अभी पीना पड़ेगा। एक समझदार एक राष्ट्र को जो लॉन्ग टर्म में अपना फ्यूचर देखता है, कभी कभी आपको एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। हाँ, उस वक्त एक कदम पीछे लेते वक्त हम पूछते हैं कि भाई किसकी गलती से हुआ, कैसे हुआ? इसका जवाब कभी आना चाहिए। इस बात को चुपचाप से हम नहीं ले सकते। लेकिन आज की स्थिति में एकदम कोई कह दे कि 2 हफ्ते के अंदर इसको ठीक किया जा सकता है, मेरे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सच नहीं है। मानिक गोयल भाई ने कहा है, डिड आई सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीड्रॉइंग द साइनो इंडियन बॉर्डर ऑन टीवी यस्टरडे? मोदी सेड नोबडी एंटर्ड इंडियन टेरिटरी। मानिक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात को लिटरली लिया जाए तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड यस्टरडे। और इसीलिए हम सब लोग स्तब्ध हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं। इसीलिए फौज के लोग बार बार कह रहे हैं आप कर क्या रहे हो? मेरे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि नहीं नहीं, चीन ने कुछ गड़बड़ नहीं की। तो भाई ये सब हो किस लिए रहा था? तो हाँ, इसका तो ये मतलब है। लेकिन आज कम से कम सरकार, विदेश मंत्रालय वगैरह का जो स्टेटमेंट आया है, उससे सरकार कम से कम इतना कहने की कोशिश तो कर रही है कि नहीं नहीं, हमने अभी तक गलवान वैली को कंसीड नहीं किया है। आदित्य चौधरी, भविष्य का विकल्प कौन होगा, कैसे होगा? किसान राजनीति विकल्प क्यों नहीं बनता? आदित्य भाई इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि किसान और जवान का बहुत क्लोज रिश्ता है। ये जो शहीद होता है बॉर्डर पे, अधिकांश तो ये किसान का बच्चा होता है। तो हाँ, इसलिए हम चाहते हैं इस सारी बातचीत में कि किसान तक ये बात पहुँचे और पता लगे कि देश में हो क्या रहा है। बॉर्डर पे जो हो रहा है ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये हमें समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके बारे में एक समझदार हम एक ओपिनियन बना सकें, किसान भी बनाए, वो मैं चाह रहा हूँ। बाकी किसान राजनीति के बारे में चर्चा कभी अलग से करेंगे। बलविंदर सिंह संधू जी कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू क्लोज ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? रातों रात तो नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो पहला नुकसान तो हमें होगा। चीन को जितना नुकसान होगा उससे ज़्यादा नुकसान हमें होगा। लेकिन हो सकता है किसी एक स्टेज पे अगर चीन की तरफ से ऐसा रुख रहता है तो आपको इस तरह की चीज़ के बारे में सोचना पड़ सकता है। ये चीज़ें करनी पड़ती हैं कई बार। अगर संकल्प है, राष्ट्रीय संकल्प है, तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन ये रातों रात नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि हम इसमें कर सकते हैं। आर्थिक संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए या नहीं, वीरेंद्र यादव पूछ रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया। गलवान वैली पर किसी राजवंश के शासन का हवाला चीन दे रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? मैं जानता नहीं भाई, मेरे ख्याल से इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस पे भारत का दावा बहुत समय से रहा है। चीन ने तो कभी क्लेम नहीं किया। जो 23 पॉइंट आइडेंटिफाई हुए थे जहां भारत और चीन के बीच में आपस में विवाद है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इधर है कि उधर है, उन 23 पॉइंट में से एक है ही नहीं गलवान वैली। तो मेरे को लगता है कि भारत का दावा इसके बारे में 100% सही है और चीन की तरफ से जोर जबरदस्ती हो रही है। नंदलाल गुप्ता जी कहते हैं, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन सिली as called by you good self in an article in the print.
कॉल ऑफ बायकॉट ऑफ चाइनीज गुड्स। नंदलाल जी, आपने सही कहा। मैंने जब ये 2 हफ्ता पहले मैंने कहा था कि ये इस तरह की बेकार की बातें मत कीजिए बायकॉट वाली। मैंने क्यों कहा था, मैंने तब स्पष्ट भी किया था। मैंने ये कहा था कि आप प्रधानमंत्री कह नहीं रहे कि चीन ने कुछ गड़बड़ की है, रक्षा मंत्री अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि चीन तो वहां तक आया है जो कि चीन समझता है कि उसका इलाका है, और आप दुबले हुए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब मैं बायकॉट करूंगा। कमाल है यार। ये अगर ऐसी चीज होती है तो इसकी शुरुआत आप मेरे से नहीं होगी, इसकी शुरुआत होगी देश के नेता से, इसकी शुरुआत होगी प्रधानमंत्री से, इसकी शुरुआत होगी वित्त मंत्री से, इसकी शुरुआत होगी रक्षा मंत्री से। इसका राष्ट्रीय संकल्प लीजिए, और अगर राष्ट्रीय संकल्प होता है फिर सब लोग जुड़ेंगे। फिर ये नहीं कि आपने एक टीवी सेट को तीसरे फ्लोर से तोड़ दिया, ये कोई बायकॉट नहीं है। आपके देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है चीन से इस वक्त, ध्यान कीजिए। संकल्प बनाइए कि हाँ उसको रोकेंगे। वो बड़े कदम उठाने का संकल्प आप करते हैं, फिर उसके बाद आप मैं भी 2 खिलौने छोड़ देंगे, मैं भी फ़ोन छोड़ दूंगा, टीवी सेट भी छोड़ देंगे, मगर शुरुआत वहाँ से होगी तो चौंचलेबाजी नजर आएगी। शुरुआत बड़ी चीज़ से कीजिए। चीन के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोकने की अगर हिम्मत है, संकल्प है, तो देश वो संकल्प दिखाए, प्रधानमंत्री दिखाएं, वित्त मंत्री दिखाएं, फिर बात सोचेंगे, फिर हम भी सब जुड़ेंगे उसके अंदर। विनोद कुमार कहते हैं, इट्स क्वाइट एविडेंट दैट पीएम डिड नॉट टेल द ट्रूथ, बट व्हाट डू यू थिंक व्हाई ही ट्राइड टू हाइड द ट्रूथ? एनी गेसेस? विनोद भाई, मेरा तो सिंपल गेस ये है कि अगर वो स्वीकार कर लेते तो पलट के कोई पूछता ना कि साहब आप तो बताया करते थे कि ये कांग्रेस वाले कमज़ोर हैं, आप तो कहते थे 56 इंच की छाती, आप तो कहते थे, और जब याद है जब मोदी जी विपक्ष के नेता होते थे, कैसी कैसी फड़कती हुई ट्वीट लिखा करते थे, प्रधानमंत्री जी क्या आप कमज़ोर हैं, चीन हमारे को आंख कैसे दिखाता है, चीन हमारी ज़मीन पे कैसे आ गया। एक नहीं दर्जनों ट्वीट मिल जाएंगे मोदी जी के, अमित शाह के, इन सब के। तब तो आप ये सारी बातें किया करते थे। आज अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है, आज जवाब दीजिए ना। ये सवाल आता, और इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री देना नहीं चाहते। इस सच्चाई को, इस कड़वी सच्चाई के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। एक बड़ा नेता ये काम नहीं करता। बड़ा नेता छाती पे वार लेता है, कहता है हाँ ये हुआ, हाँ गलती हुई, हाँ मैं इसे ठीक करूंगा। ये बड़े नेता का लक्षण होता है। जो नेता पर्दे के पीछे छुपता है और कल को किसी एक आधे छोटे प्यादे को उठा के उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, ये कोई बड़े नेता के लक्षण नहीं है। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को एक आदत भी पड़ गई है कि हाँ झूठ फूट चल जाता है इस देश के अंदर, चला दो, लोग सुन लेते हैं। और आजकल मीडिया और चैनल की ये हालत आ गई है। आज सुबह मैंने देखा देश के 2 बड़े अंग्रेजी अखबार, उन्होंने प्रधानमंत्री के कल के बयान को खुद ही बेचारों ने सेंसर कर दिया। प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि अब तक कोई भी घुसा ही नहीं है, इस बात को उन्होंने चुपचाप से काट दिया। तो प्रधानमंत्री को विश्वास हो जाता है कि कोई बात नहीं, कुछ बोल दो, बाद में जरूरत हो तो अखबार वालों को फोन कर देंगे, कटवा देंगे, टीवी पे प्रोग्राम नहीं होने देंगे ना, क्या होगा। ये जो कॉन्फिडेंस है यही बड़े बड़े नेताओं को लेके डूबता है, जब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि मैं अगर कुछ गलती कर दूंगा कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा हो रहा है। नरेश डोंगडे जी पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से इस समस्या पर आज कौन सा राजनेता काम करने के लिए सक्षम है? मैं किसी एक नेता की बात नहीं कहता भाई। आप और मैं सक्षम बने, आप और मैं लगाम खींचने वाले बने, हर घोड़ा सक्षम हो जाएगा। नेता है घोड़े और जनता है उस पर सवार लगाम खींचने वाली। अगर आप और मैं लगाम ठीक से खींचना सीख जाएंगे, हर घोड़ा ठीक हो जाएगा। मैं किसी एक पार्टी के पक्ष में, किसी एक पार्टी के विरुद्ध में नहीं बोलना चाहता। रफीक हुसैन साहब बोलते हैं, इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन इट एंड डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू यूटीज? क्या ये जो अभी हुआ है इसका 370 आर्टिकल को समाप्त करने, उसको जो एब्रोगेट किया गया, उससे संबंध है? चीन कहता है कि उससे संबंध है, मगर मेरा मानना है कि ये बिल्कुल विशुद्ध बहानेबाजी है। चीन को कोई बहाना चाहिए था, और ये गलवान वैली के अंदर जो कुछ हुआ इसका चीन का बहाना ये है कि भारत ने लद्दाख का नया बॉर्डर इशू किया, नया मैप इशू किया, उस मैप के अंदर भारत ने कुछ इलाकों को क्लेम किया और इसलिए चीन को ये करना पड़ रहा है। मुझे बहानेबाजी लगती है, क्योंकि भारत ने कोई नया दावा नहीं किया। लद्दाख का जो मैप इशू किया है ये हमारा पुराना मैप हुआ करता था, हमने वही दावा किया है जो हम पहले किया करते थे। इसको मतलब अगर आक्रमण का कोई बहाना चाहिए, कोई भी जब आक्रमण करता है कोई ना कोई बहाना बनाता है, मैं समझता हूँ चीन की तरफ से बहानेबाजी है। इसका दरअसल 370 से कोई संबंध नहीं है। मैं खुद 370 के एब्रोगेशन के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी आड़ इस वक्त लूँ कि भाई उसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं, ये मतलब नहीं।
सतबीर सिंह राठी जी पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या समाधान हो सकता है मान्यवर? सरकार से ज़्यादा जानकारी व ज्ञान हमेशा विपक्ष के पास क्यों होता है भारत में? सरकार कहाँ गलत है इस समय सर? पहले तो आपने कहा सरकार से ज़्यादा जानकारी व ज्ञान हमेशा विपक्ष के पास क्यों होता है सर? इसमें कहीं व्यंग है, मैं समझ रहा हूँ आपका व्यंग मेरे भाई। लेकिन मैं एक छोटा सा अनुरोध करूँ, वो ये, ज्ञान तो भारत सरकार के पास हमेशा ज़्यादा होता है, मगर सरकार वो शेयर नहीं करती है। सन 1962 की फिर आपको याद दिलाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी और राम मनोहर लोहिया के पास ज्ञान ज़्यादा था, ज्ञान तो उनके पास ज़्यादा नहीं था, लेकिन सरकार छुपा रही थी। उस वक्त उन्हें देशभक्ति के नाते सामने आके बोलना पड़ा। यही बात आज मेरे जैसे लोग कर रहे हैं, देशभक्ति के नाते बोल रहे हैं। ज्ञान हमारे पास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ज्ञान वहीं पे होगा, लेकिन ये एक लोकतंत्र में अनिवार्य होता है कि जहाँ जहाँ कमजोरी हो उसको पॉइंट आउट किया जाए, ऐसे तरीके से जिससे देश का नुकसान ना हो। अगर ऑपोजिशन वाले आके ये कहना शुरू कर दें कि जो चीन गलवान वैली पे दावा कर रहा है बिल्कुल अच्छा दावा है, चीन का होना चाहिए, उसको मैं देशद्रोह कहूँगा। अगर वो कह रहे हैं कि भाई चीन कब्जा करके बैठा, आप कुछ करते क्यों नहीं, ये देशभक्ति का काम है। कम से कम इन दोनों चीज़ों में अंतर कीजिए। अगर ये हो गया कि हमेशा सरकार ने जो भी कहा उसके विरुद्ध बोलना देशद्रोह हो गया, तो साहब फिर तो कभी इस देश में ना सरकार बदलेगी, ना किसी सरकार की कोई गलती को पॉइंट आउट किया जाएगा। फिर तो हमें लोकतंत्र को बंद कर देना चाहिए। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पे बोलते वक्त संयम होना चाहिए, जो मैं, आप देख रहे होंगे मेरी बात में भी अभी है। कुमार धीरेन्द्र कह रहे हैं क्या चीनी सामानों पर टैक्स बढ़ाकर इसकी बिक्री को बंद कर सकते हैं? धीरेन्द्र भाई, इतना आसान नहीं है। WTO के एग्रीमेंट्स होते हैं। WTO की तरफ से ये है कि यदि आप टैक्स लगाएंगे तो चीन टैक्स लगाएगा, और इस वक्त जैसे मैंने कहा हमारी चीन पर निर्भरता ज़्यादा है बजाय कि चीन की हम पर आर्थिक रूप से। तो इस चीज़ों को सोचना पड़ेगा, इसका कोई एक रातों रात सॉल्यूशन नहीं है। दुर्वेश जी सहरावत साहब पूछ रहे हैं क्या बिहार रेजिमेंट का वहीं पर होना संयोग से है कि बिहार चुनावों की गंध और बू तो नहीं आ रही? दरवेश साहब, ये तो संयोग है कि इस वक्त देखिए जो होता है कि बॉर्डर के ऊपर पोस्टिंग अलग अलग रेजिमेंट की अलग अलग समय पे आती रहती है, और ये संयोग था, दुर्योग था, क्या कहें, या कहिए कि देश के बलिदान का मौका उनको मिला। इस वक्त वहाँ बिहार रेजिमेंट थी, लेकिन केवल बिहार रेजिमेंट नहीं थी, जैसा आप जानते हैं पंजाब के कई जवान भी शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जहाँ बिहार रेजिमेंट का नाम लिया, उन्हें पंजाब का भी नाम लेना चाहिए था, क्योंकि कई इलाकों के लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं, और जो कर्नल साहब शहीद हुए हैं वो तो तेलंगाना से हैं, अलग अलग इलाकों के हैं। प्रधानमंत्री ने केवल बिहार रेजिमेंट का नाम लिया, उसमें ज़रूर आपको कुछ गंध आ सकती है। जहांगीर अंसारी साहब पूछ रहे हैं चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया और हम सिर्फ अपनी ताकत दिखाएं, ताकत दिखाने का तरीका क्या है? शायद आप मेरे सुझाव से सहमत नहीं हैं। जहांगीर भाई, मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ों में अगर आप तुरंत फुरत जवाब, रातों रात मैं जवाब दूंगा, तो क्या होता है कि आप अपने विपक्षी के जाल में फंस जाते हैं। उसे भी पता है कि आप तुरंत फुरत जवाब देने के चक्कर में आएंगे, और उसने पहले से तैयारी करके रखी हुई है। याद रखिए कि इस वक्त चीन पे, बॉर्डर पे चीन की तैयारी हमसे कहीं ज़्यादा है। उन्हें पता था वो क्या करने वाले हैं, उन्हें पता था भारत क्या जवाब दे सकता है, उन्होंने तैयारी की हुई है। इसलिए उनके जाल में फंसना नहीं चाहिए, उसके अंदर हमें अपना पाँव नहीं डालना चाहिए। सरकार सोच सकती है, इस देश में बहुत अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, इस देश की आर्मी की क्षमता सोचने की और हिम्मत के साथ एग्जीक्यूट करने की कोई कम नहीं है। हमारी शानदार आर्मी है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए, मगर उनको मौका दीजिए। आप आर्मी के साथ ये नहीं कर सकते कि उसके हाथ बांध दें और उसको कहें कि अब जाके लड़ो। आप ये किया है हमने बॉर्डर पे उनके साथ। आनंद शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, डू यू थिंक ऑल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शुड ब्रिंग इन द पब्लिक डोमेन? नहीं आनंद भाई, मैंने कहा है, मैंने तो कहा है कि ये नहीं कि सरकार कोई अपने क्रिटिकल मैप पब्लिक में रिलीज कर दे। मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री सिर्फ दो बात पब्लिक में कहें। पहला, दो सच। पहला, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। दूसरा, ये बात गलत है, भारत इसको स्वीकार नहीं करता है। तीसरा, हम संकल्प करते हैं कि हम इसे पलटेंगे। ये बात भारत के संसद के संकल्प में 1962 के अंदर भारत की संसद ने संकल्प लिया था, बिल्कुल ऑल पार्टी ने एक्सेप्ट करके किया था। मैं तो केवल ये चाहता हूँ। बाकी जो शेयरिंग की बात है वो मैंने कहा है, कुछ ऑपोजिशन के क्रिटिकल लीडर्स को, कोई पुराने डिफेंस मिनिस्टर हों, पुराने फॉरेन मिनिस्टर हों, उनको बुलाइए। कल तक वो इनसे ब्रीफिंग ले रहे थे। हमेशा होता है, चीन ने अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था, और भारत में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कश्मीर का केस प्लीड करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा था, कहा था कि आप बताएंगे भारत का केस।
इस देश में हम बाकी चीज़ों पे झगड़ते हैं, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पे झगड़ते नहीं। और वो तभी होता है जब आप दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। कॉन्फिडेंस में लेने का काम कल नहीं हुआ, कल तो भाषण हुआ। कॉन्फिडेंस में तब लिया जाता है जबकि 2-4 सीनियर लीडर्स को आप बुलाते हैं, उनको कहते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, कहते हैं ये जनरल है, आप इनसे पूछ लीजिए, जो सच्चाई आपको पता लग जाएगी। और उसके बाद विश्वास कीजिए कि ये भी भारत के आपके ऑपोजिशन पार्टी के लोग जरूर हैं, लेकिन कोई बाहर जाके आपके खिलाफ बयान थोड़ी देंगे इन चीज़ पे। और देंगे तो उनका जनता उनके ऊपर थू थू करेगी कि तुम अंदर से कॉन्फिडेंशियल चीज़ें सुन के आए हो, बाहर बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में साथ से लेके चलना होता है और प्रधानमंत्री वो काम नहीं कर पा रहे हैं। विनोद सिंह यादव जी कह रहे हैं, सर मीडिया अपना दायित्व सही से निभा रही है क्या? मेरे ख्याल से नहीं निभा रही है। मीडिया को इसके बारे में अगर ज़्यादा अलर्ट किया जाता कि देश में क्या हो रहा है, तो भारत सरकार शायद पहले से ज़्यादा अलर्ट हो जाती और 15 तारीख की जो घटना है वो शायद होती नहीं, अगर भारत सरकार को पहले से मीडिया ने अलर्ट किया होता। आनंद, अच्छा, मीडिया का रोल क्यों इतना नेगेटिव है, हमेशा सच नहीं देती, व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन भाई दिनेश ठाकुर जी हमारा यही है कि हम लोग मीडिया के प्रति सतर्क रहें। जहां मीडिया झूठ बोलना शुरू करे, हम लोग कहें कि मीडिया झूठ बोल रहा है। और देखिए ना, इसका उत्तर तो आप लोगों ने दिया है। 1000 से ज़्यादा लोग पिछले 1-1.5 घंटे से मेरी बात सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं कि शायद हमें लगा कि ये बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही है वो बात सच नहीं है। तो मैं 2-3 बात कह के आज की बात को समाप्त करूंगा। पहली बात, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का सवाल ऐसा सवाल नहीं है जिसमें टुच्ची पार्टियों की राजनीति खेलनी चाहिए। इसमें सबको दायित्वपूर्ण तरीके से काम करना होगा। दूसरी बात, दायित्व की पहली जिम्मेवारी प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी पे है, क्योंकि वो आज सत्ता में है। कांग्रेस होती तो उस पे होती, आज बीजेपी है, उन पे है। जिम्मेवारी क्या है? पूरे देश को जोड़िए, सबको साथ लीजिए, कॉन्फिडेंस में लीजिए और सच्चाई देश के सामने रखिए। आज पूरे देश में लोग पूछ रहे हैं, अच्छा भी हमारे 20 लोग क्यों मरे, क्या हुआ था, क्या गड़बड़ थी? कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। अब लोगों के मन में वो संदेह रह गया। ऐसी समस्या के समय आपको पूरा सच देश के सामने, कुछ बुनियादी सच रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स बताने की कोई जरूरत नहीं, कोई भारतीय जानना भी नहीं चाहता, लेकिन आप सच तो बताइए। तीसरी बात, विपक्ष को सरकार पे ऐसा एक प्रेशर नहीं बनाना चाहिए जिससे सरकार बौखला के कुछ गलत काम उठाने पर मजबूर हो। इसके लिए चौथी बात, आर्थिक क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। धीरे धीरे हमें कुछ कदम उठाने होंगे, डिप्लोमेटिक एरिया में हमें कुछ कदम उठाने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एक राष्ट्र के रूप में हम संकल्प लें। ठीक है, आज आपने कर दिया, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करते, गलत है। ये एक राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए। जब राष्ट्रीय संकल्प होता है तो रास्ते निकलते हैं। आज चीन समझ सकता है कि हमारे पास ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, हमारी मिलिट्री वहाँ पे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, वहाँ हमारे पास हेलीपैड है, लेकिन ये वक्त भी बदलेगा, लंबी चीज़ है। अगर राष्ट्रीय संकल्प है तो हम सब इसके लिए रास्ता ढूंढेंगे। तो इस सवाल पे हम ये सोच बनाए रखें। आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमने लंबी चर्चा की, महत्वपूर्ण चर्चा की। आप सब भी इसके बारे में सूचना ग्रहण कीजिए। केवल टीवी के अंदर जो एक बड़ी हेडलाइन आ जाती है उस पर विश्वास मत कीजिए। अखबारों में, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ रहा है, सच आ रहा है। हम खुद ढूंढें और लोगों को बताएं ताकि देश में इसके बारे में, इतने बड़े सवाल के बारे में समझ बने। धन्यवाद।